यस, हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू ऑल। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर जिन पियाजे का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि जिन पियाजे से जो जिन पियाजे की हमारी थ्योरी है, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमारी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज वही टॉपिक को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो आज जो पूरा सेशन हमारा रहेगा वो पूरा का पूरा बेस्ड रहेगा जिन पियाजे के ऊपर। जिन पियाजे की थ्योरी में जितने भी शब्दों का प्रयोग किया गया हो, चाहे वो स्कीमा हो, आत्मसातीकरण हो, समायोजन हो, एनिमिज्म हो, ठीक है, जीववाद हो, जितने भी शब्दों का प्रयोग किया गया, हॉरिजेंटल डेक्लेज हो गया, वर्टिकल डेक्लेज हो गया, ठीक है, पेंडुलम थ्योरी हो गई, जितनी भी थ्योरी जो है, जितने भी शब्द हैं जो जिन पियाजे की थ्योरी में प्रयोग किए गए, उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, पेन पेपर लेकर बैठेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी नई नई चीजें आज के सेशन में होने वाली है जो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो हर एक चीज को आप अपने जो आप सोचते हैं, जिस तरीके से आपको चीजें समझ में आ रही है, उस तरीके से आप नोट डाउन करेंगे। ओके, सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज, यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और यदि आप किसी भी प्रकार के कोर्स को बाय करना चाहते हैं, चाहे आप बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के कंप्लीट कोर्स को बाय करना चाहते हैं, जो कि जस्ट ₹500 में आपका अवेलेबल है। यदि आप मैथ्स पेडागोजी का कोर्स बाय करना चाहते हैं, तो ये आपका 99 रुपीज में अवेलेबल। इसमें आपका कंप्लीट गणित शिक्षण शास्त्र रहेगा। उसके बाद यदि आप ईवीएस का कोर्स बाय करना चाहते हैं, जो कि रीट के लिए रहेगा स्पेसिफिकली, तो इसका कोर्स आपका 450 में अवेलेबल है। एमपीटेट के लिए यदि आप बाय करना चाहते हैं, तो एमपीटेट के लिए जस्ट ओनली ₹300 में आप इसे बाय कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपने ऑलरेडी एमपीटेट का बाय कर रखा है और यदि आपको रीट का बाय करना है, तो इसमें आपको कुछ डिस्काउंट दिया जाएगा, वो आप डिस्काउंट यहाँ पर ले सकते हैं। सीडीपी की सीरीज आपकी जस्ट ₹150 में अवेलेबल है। इसमें आपको 2500 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए, और उनको यहाँ पर टॉपिक वाइज अरेंज किया हुआ है। तो यदि किसी भी प्रकार के कोर्स को आप बाय करना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8770803840, ठीक है। चलिए, सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम लोग कहानी यहाँ पर जिन पियाजे की, कि जो जिन पियाजे हैं वो किस तरीके से इन्होंने अपना कार्य किया और क्या-क्या बातें इनके सिद्धांत के अंदर, इनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, उनके द्वारा बताई गई है। सबसे पहले जिन पियाजे की बात करें तो कार्यकाल इनका रहेगा 1896 से लेकर 1980 तक। कहाँ के निवासी थे, तो जिन पियाजे हमारे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। उसके बाद इनका जन्म जो है स्विट्जरलैंड में 1800 के दशक के अंत में हुआ था, और वह एक पूर्व छात्र थे। जब वह केवल 11 वर्ष के थे, तब उन्होंने अपना पहला वैज्ञानिक पत्र यहाँ पर प्रकाशित किया था, यानी कि इन्होंने सबसे पहला रिसर्च पेपर ओनली जस्ट अपनी एज 11 थी तब प्रकाशित कर दिया था। मतलब ये शुरुआत से ही बोल सकते हैं कि काफी टैलेंटेड थे। बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए उनका प्रारंभिक संपर्क तब हुआ, मतलब बच्चों के बारे में इन्होंने रिसर्च करना कब स्टार्ट किया, जब ये पहली बार अल्फ्रेड बीने और थियोडर साइमन, जिनके द्वारा जो बुद्धि लगती है, बुद्धि जो है, इंटेलिजेंस जो है, उसके द्वारा बात की गई, उसके टेस्ट की बात की गई है। तो जब ये इनसे मिले, इनके एक हेल्पर की तरह, सहायक के रूप में इन्होंने कार्य किया, ठीक है, जिनके द्वारा आईक्यू टेस्ट बनाया गया था, उसको मानकीकृत करने का कार्य किया गया था। तब से इनके माइंड में था कि हाँ, बच्चों के स्टडी से रिलेटेड, या बच्चे किस तरीके से उनका डेवलपमेंट होता है, या किस तरीके से बच्चे जो है समाज में रहकर, अपने आसपास के पर्यावरण में रहकर चीजों को सीखते, इस पर इन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो इनका संपर्क, मतलब किस मनोवैज्ञानिकों से इनके कनेक्टेड थे, या किन मनोवैज्ञानिकों से इनका संपर्क था, अल्फ्रेड बीने और साइमन से ये कनेक्टेड थे, उनके साथ इन्होंने काम किया, और उसके बाद इन्होंने अपनी एक जर्नी को स्टार्ट किया है। सबसे पहली बात, कि जो हमारे जिन पियाजे थे वो ये मानते थे कि जो डेवलपमेंट है, यानी कि जो विकास है, वो किस प्रकार की प्रोसेस है। विकास हमारी एक प्रकार से बोल सकते हैं डिस्क्रीट प्रोसेस है। डिस्क्रीट प्रोसेस कैसे होती है, मतलब हम लोग जानते हैं कि सभी मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि विकास जो है कंटिन्यू चलता है, ठीक है, लेकिन ये मानते थे कि विकास जो है चरणों में कंप्लीट होता है। विकास जो है किस तरीके से चलेगा, विकास यहाँ पर जो है कुछ चरणों में कंप्लीट होगा, और वो कौन कौन से चरण होंगे, वो 4 चरण होंगे। तो विकास जो है इस तरीके से ना होते हुए, जैसे कि सभी बताते हैं कि विकास कुछ इस तरीके से चलता है, तो इन्होंने बोला, यानी कि जिन पियाजे ने बोला कि विकास कभी भी सतत नहीं होता है, ये एक डिस्क्रीट प्रोसेस होती है। जैसे कि सबसे पहले बच्चा जो है संवेदीगामक अवस्था से गुजरेगा, जैसे ही संवेदीगामक अवस्था होगी, वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज से गुजरेगा। जैसे ही प्री ऑपरेशनल स्टेज बच्चे की कंप्लीट होती है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज से बच्चा गुजरेगा, और जब उसकी कंप्लीट जो हमारी कंक्रीट यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कंप्लीट हो जाती है, वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पहुंच जाएगा, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में पहुंच जाएगा। तो विकास की गति कंटिन्यू ना होते हुए किस फॉर्म में होती है, विकास की गति होती है हमारी डिस्क्रीट फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर खत्म होगी
तभी आगे बढ़ेगी। जब ये स्टेप खत्म होगी पूरी, तब ये अगली स्टेप पर बच्चा पहुंचेगा, और जब तक ये स्टेप कंप्लीट नहीं होगी बच्चा आगे ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार का मानना किसका था? जीन पियाजे का था। तो यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डेवलपमेंट एक तरीके से डिस्क्रीट प्रोसेस है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन कहने वाले हमारे जीन पियाजे हैं। करेक्ट बात है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर क्लियर होता है कि डेवलपमेंट विकास एक प्रकार से जो है डिस्क्रीट प्रोसेस है। किसके द्वारा बोला गया? जीन पियाजे के द्वारा बोला गया। असतत प्रक्रिया किसके द्वारा बोला गया? जीन पियाजे के द्वारा यहाँ पर बोला गया है। अब ये सिद्धांत हमें क्या क्या बताता है, वन बाय वन करके हम लोग चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट आपने यहाँ पर नोट डाउन कर ही लिया होगा। अगले पॉइंट की बात हम लोग करेंगे कि यह सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति के बारे में बताता है, और बताता है कि मानव कैसे ज्ञान को इसका अर्जन करता है, मतलब नॉलेज को कैसे यहाँ पर गेन करता है। ठीक है, कैसे एक एक करके जोड़ता है और कैसे इसका उपयोग करता है। व्यक्ति वातावरण के तत्वों का प्रत्यक्षीकरण करता है। ठीक है, मतलब पहले पॉइंट में क्या क्या बताया गया है, बच्चा प्रकृति को कैसे देखता है, कैसे समझता है और कैसे उससे ज्ञान को अर्जित करता है, और चीजों को एक एक जोड़कर कैसे सीखता है। सेकंड है कि व्यक्ति जो है वातावरण के तत्वों का प्रत्यक्षीकरण करता है, मतलब उनको चीजों को देखता है, उनको पहचानता है, प्रतीकों की सहायता से समझने की कोशिश करता है, तथा संबंधित वस्तु और व्यक्ति के संबंध में अमूर्त चिंतन करना स्टार्ट कर देता है, शुरू कर देता है। कोई भी व्यक्ति वातावरण में उपस्थित किसी भी प्रकार के उद्दीपकों यानी कि स्टिमुलस से प्रभावित होकर सीधे प्रक्रिया या फिर अपनी प्रतिक्रिया नहीं देता है, क्योंकि हम लोगों को पता है जब हम लोग अधिगम पढ़ते हैं तब हम लोग व्यवहारवादियों की थ्योरी पढ़ते हैं, राइट। तो व्यवहारवादी क्या बोलते हैं कि किसी भी उद्दीपक के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति या किसी भी एनिमल, किसी भी जानवर के व्यवहार को यहाँ पर परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने उस स्टेटमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, उसके अंदर थोड़ा सा परिवर्तन किया, और वो क्या बोले कि कोई भी व्यक्ति वातावरण में उपस्थित किसी भी प्रकार के उद्दीपकों से प्रभावित होकर सीधे प्रतिक्रिया नहीं करेगा, बल्कि वो क्या करेगा, पहले उन उद्दीपकों की पहचान करेगा, उनको समझेगा, उनको ग्रहण करेगा, उनकी व्याख्या करेगा। इस प्रकार हम लोग ये बोल सकते हैं कि संज्ञानात्मक संरचना वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों और व्यवहार के बीच में मध्यस्थता का कार्य करती है, क्योंकि पहले डायरेक्टली उद्दीपकों की बात की गई थी थ्योरी में, लेकिन इन्होंने बोला कि उद्दीपक को देखकर आपका व्यवहार किस तरीके का होता है, यदि वो उद्दीपक वैलिड हुआ, यदि वो स्टिमुलस वैलिड हुआ तो आप उस पर अपना रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे, और नहीं हुआ तो आप नहीं करेंगे। तो इन दोनों के बीच की क्रिया से ही व्यक्ति जो है संज्ञान यहाँ पर कर पाता है, कॉग्निशन यहाँ पर कंप्लीट कर पाता है। करेक्ट बात है। तीनों पॉइंट आपको समझ में आए, मतलब तीनों पॉइंट का यदि कंक्लूजन निकालने की बात बोली जाए तो व्यक्ति या बच्चा कैसे सीखता है, वातावरण के माध्यम से चीजों को गेन करता है। सबसे पहले वो एक सक्रिय लर्नर, एक एक्टिव लर्नर की तरह वातावरण में पार्टिसिपेट करेगा। सबसे पहले वो उद्दीपकों को देखेगा, ठीक है, उनको पहचानेगा, उनको ग्रहण करेगा, उसके बाद उसकी व्याख्या करता है, मतलब यदि उसे सही लगती है चीजें तो वो उसे यहाँ पर अप्लाई करेगा। तो इस तरीके से ये चीजें यहाँ पर बताई गई है कॉग्निशन, संज्ञान को लेकर। फिर बताया गया है कि पियाजे ने व्यापक स्तर पर संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया, मतलब बहुत अच्छे से इन्होंने कॉग्निशन को समझा, ठीक है, देखा, परखा। उसके बाद इन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले कि बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार का स्वरूप विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता रहता है, परिमार्जित होता रहता है। प्रत्येक अवस्था में बदलता रहेगा। पहली स्टेज में बच्चा कुछ अलग तरीके से ज्ञान को ग्रहण करेगा, नेक्स्ट स्टेज में अलग तरीके से करेगा, तो प्रत्येक अवस्था में बदलता रहेगा और इसमें परिमार्जन चेंजेस होते रहेंगे। आगे यदि हम लोग बात करें तो पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। इनकी थ्योरी को हम लोग यहाँ पर विकासात्मक यानी कि डेवलपमेंटल थ्योरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि उनके अनुसार बालक के भीतर जो है संज्ञान का विकास अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है, इसीलिए हम लोग इसे स्टेज थ्योरी या फिर अवस्था का सिद्धांत भी बोल सकते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत को कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से जाना जाता है। कंस्ट्रक्टिविज्म के जनक भी इन्हें माना जाता है, विकासात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने 4 अवस्थाओं में डिवाइड किया था, तो इसे इस थ्योरी को या फिर इनके द्वारा जो थ्योरी दी गई है उसे यहाँ पर स्टेज थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। करेक्ट बात है। अब बच्चा जो है अपना डेवलपमेंट करेगा, उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा वो 4 अवस्थाओं में होगा। बच्चा पहले चीज़ों को अनुकरण करके सीखेगा, चीज़ों को देखेगा, चीज़ें जैसे उसके सामने पेश की जा रही है, वैसे वो उनको दोहराकर रिपीट करके चीज़ों को सीखेगा। दूसरी स्टेज में बच्चा प्रतीकों, चित्रों के माध्यम से चीज़ों को सीखता है। तीसरी जो स्टेज होती है जिसे हम लोग बोलते हैं तार्किक अवस्था, या फिर हम लोग कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसे बोलते हैं। यहाँ पर बच्चा लॉजिकल वे में, तार्किक रूप में चीजों को सीखता है, जो कि 7 वर्ष से स्टार्ट होती है। ठीक है, फिर आते हैं अमूर्त चिंतन की अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चा जो है 11 वर्ष या 12 वर्ष के अबोव की अवस्था होती है, तो इसमें कल्पनात्मक चिंतन यानी कि कुछ कल्पना के आधार पर चीजों को सोचता है, समझता है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर देता है।
करेक्ट बात है, ये तो जस्ट एक ओरल आपको आइडिया मिल गया। अभी हम लोग हर एक चीज को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, चाहे जितनी भी सब स्टेजेस हो, वन बाय वन करके हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप हिंदी और इंग्लिश में नाम दिखना चाहे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 अवस्थाएं होती है। संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 ईयर चलती है। 2 to 7 आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था चलती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष तक चलती है। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है 12 वर्ष से ऊपर जो होती है, जो कि एडोलसेंस किशोरावस्था में आती है। तो ये 4 अवस्थाएं किसके द्वारा दी गई है? जन पियाजे के द्वारा दी गई है। ठीक है, आप यहाँ पर इमेज के फॉर्म में भी देखना चाहें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं। 0 to 2 ईयर, 2 to 6 और 7 ईयर सिंबॉलिक वे में बच्चा सीखता है। 7 to 11 लॉजिकल वे में चीजों को सीखता है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जो है बच्चा जो है अमूर्त कल्पनात्मक रूप में चीजों को सीखता है। वन बाय वन करके स्टेजेस को डिस्कस करते हुए चलती है। यदि सबसे पहले बात की जाए स्टेज 1 की, जो कि चलती है हमारी 0 से 2 वर्ष तक। कब से कब तक चलती है? 0 से 2 वर्ष तक चलती है। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज इसे बोला जाता है। संवेदी गामक अवस्था बोला जाता है। इसे ज्ञानेंद्रिय अवस्था इसका उपनाम है। संवेदी गामक अवस्था इसको हम लोग बोल सकते हैं। नॉर्मल गामक अवस्था भी आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, द चाइल्ड बिगिंस टू इंटरेक्ट विथ इन्वायरमेंट। बच्चा यहाँ पर जब जन्म लेता है तो अपने वातावरण के साथ क्रिया करना स्टार्ट कर देता है, वातावरण के साथ संपर्क जोड़ना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, बच्चा यहाँ पर कैसे चीजों को सीखता है? तो इंद्रिय व गति कौशल का उपयोग करके चीजों को सीखता है, यानी कि यूज सेंस एंड मोटर स्किल आइटम नोन बाय यूज, मतलब चीजों का प्रयोग करके चीजों को सीखता है। वस्तु स्थायित्व अधिगम, इस स्टेज में बच्चा किस प्रकार से क्रिया करता है? तो बच्चा यहाँ पर ऑब्जेक्ट परमानेंस को करता है। बच्चा यहाँ पर ऑब्जेक्ट परमानेंस को सीख जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस लर्निंग उसकी यहाँ पर हो जाती है। अब यहाँ पर जो 0 से 2 साल बच्चे ने निकाले हैं, इसमें क्या क्या सब स्टेजेस होते हैं, बच्चा किस किस तरीके से किस किस महीने में क्रिया करेगा। तो यहाँ पर जिन पियाजे ने इसे 6 सब स्टेजेस में बांटा, यानी कि 6 उप अवस्थाओं में जिन पियाजे के द्वारा बांटा गया है, इसको वन बाय वन करके 6 ही स्टेजेस को डिस्कस करेंगे, चीजों को साथ के साथ लिखेंगे, क्योंकि सारी की सारी चीजें हम लोग चित्रों के माध्यम से सीखने वाले हैं ना, इमेजेस के माध्यम से सीखेंगे। तो जो भी चीजें आपको समझ में आ रही है अपने हिसाब से, जैसे भी लैंग्वेज में, आप उसे शॉर्ट में नोट डाउन जरूर से करेंगे। सबसे पहले यदि बात करें सहज क्रियाओं की अवस्था, जो कि 0 से 30 दिन तक चलती है, मतलब 1 महीने तक चलती है। ठीक है, थोड़ा सा 3-4 दिन आप या फिर 10-15 दिन आगे पीछे इसको देख सकते हैं। 0 से 30 दिन तक जो चलती है वो रिफ्लेक्सिव स्कीम चलती है। अगली जो स्टेज होती है प्रमुख वृत्ति अनुक्रियाओं की अवस्था, जो कि 1 महीने से लेकर 4 महीने तक चलती है, जिसे बोला जाता है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। अब किस स्टेज में क्या होता है ये हम लोग अगली स्लाइड पर देखेंगे, अभी सिर्फ हम लोग नाम पढ़ रहे हैं। अगला आता है गौण वृत्ति अनुक्रियाओं की अवस्था, जो कि 4 महीने से लेकर 8 महीने तक चलती है, जिसे बोला जाता है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। ये पहली 2 स्टेजेस होती है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव और प्रमुख वृत्ति अनुक्रिया, रिफ्लेक्सिव और प्राइमरी। फिर गौण वृत्ति और गौण स्कीमेटा, यानी कि सेकेंडरी सर्कुलर और कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, ये आपकी तीसरी और चौथी अवस्था होती है, जो क्रमशः 4 से 8 माह और 8 से 12 माह तक चलती है। ठीक है, फोर्थ स्टेज के बाद हमारी फिफ्थ स्टेज आती है प्रतिवृत्ति अनुक्रियाओं की अवस्था, जो कि 12 महीने से लेकर 18 महीने तक चलती है, टेरिटरी सर्कुलर रिएक्शन जिसे बोला जाता है। फिर आता है मानसिक सहयोग के द्वारा नए साधन की खोज करना, जो कि 18 माह से 24 माह तक चलती है। इसे मेंटल रिप्रेजेंटेशन भी बोला जाता है, इसके बहुत सारे नाम है, या फिर अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट्स भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए नाम में कंफ्यूज हो रहे हैं, नाम याद नहीं हो रहे, कोई दिक्कत नहीं है, वन बाय वन करके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, आपको नाम भी बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगे। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जिन पियाजे की जो संवेदी गामक अवस्था है, उसमें जो 5वीं सब अवस्था या उप स्टेजेस है, उसे क्या बोला जाएगा? तो 5वीं स्टेज को क्या बोला जाता है? प्रतिवृत्ति अनुक्रियाओं की अवस्था, जो कि 12 से 18 महीने तक चलती है। अब हम लोग हर एक स्टेज को यहाँ पर इस तरीके से पिक्चर के थ्रू समझने वाले, तो चीजों को अपने हिसाब से बिल्कुल आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे। पहली स्टेज की बात करें, जो हमारी संवेदी गामक अवस्था की जो पहली सब स्टेज है, प्रथम अवस्था है, उसे प्रतिवर्त क्रिया या फिर स्टेज ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्सेस एक्शन बोला जा सकता है। इस अवस्था में क्या होता है? ये अवस्था जन्म से लेकर 30 दिन तक चलती है। इस अवस्था में बालक केवल प्रतिवर्त क्रियाएं करता है। इन प्रतिवर्त क्रियाओं में चूसने का प्रतिवर्त सबसे प्रबल रहता है। लाइक जो इनबोर्न चाइल्ड होता है, आप इंग्लिश में भी इसे देख सकते हैं, यूजेस इनबोर्न मोटर एंड सेंसरी रिफ्लेक्सेस सच एज सकिंग, ग्रेस्पिंग, लुकिंग टू द इंटरेक्टिव एंड अकोमोडेटेड टू एक्सटर्नल वर्ल्ड। अब जब बच्चे ने जन्म लिया है, जैसे ही उसका जन्म हुआ है, तो सबसे पहले तो वो सक करना सीखेगा चीजों को थोड़ा ग्रेस्प करना सीखेगा,
ठीक है? अपनी आई को इस तरीके से ब्लिंक करेगा, लाइक उसके आँखों में रोशनी पड़ रही है, तो उस रोशनी की तरफ वो अट्रैक्ट होगा, ठीक है? तो ये सारी स्टेजेस कब चलती है, सारी जो क्रियाएँ हैं, ये चलेगी बच्चे की 0 से लेकर 30 दिन तक। मतलब 1 महीने तक तो बच्चा किसी भी एक्शन को पर्पसफुली नहीं करेगा कि हाँ, मुझे लाइक अंगूठा चूसना है, थंब को सक करना है, तो वो चूसेगा नहीं। मतलब अगर उसको याद आ जाता है या फिर बाय मिस्टेक उसके मुँह में उसका थंब चला जाता है, तो वो उसको सक कर लेगा, ताकि उसमें कोई भी समझ शक्ति का विकास अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है? बाय मिस्टेक जो भी एक्टिविटी उससे हो रही है, वो उसको कंटिन्यू करेगा, या फिर एक बार होगी तो ठीक है, बार-बार उस चीज़ को वो नहीं दोहराता है। तो ये होती है सबसे पहली अवस्था, यानी कि स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। करेक्ट है? अब दूसरी अवस्था की बात करेंगे, जो सेकंड स्टेज होती है, वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था होती है, यानी कि प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन इसे बोला जाता है। सबसे पहले तो उसने रिफ्लेक्सेस अपने दे दिए, उसके बाद अब प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन के अंदर क्या होगा, तो ये अवस्था जो होती है 1 महीने से लेकर 4 महीने तक चलती है। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, इस अवस्था में शिशु जो है प्रतिवर्ती क्रियाएं उसकी अनुभूतियों द्वारा कुछ हद तक परिवर्तित हो जाती है, दोहराई जा सकती है और एक दूसरे के साथ अधिक समन्वित हो जाती है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि बच्चा है ना, थोड़ी थोड़ी प्रतिक्रियाओं को दोहराने की कोशिश करेगा। लाइक थंब को सक करने की बात हो रही थी, थंब को ऐसे अंगूठे को चूसने की बात हो रही थी, यदि उसने एक बार चूसा, उसको यदि वो चीज सही लगती है तो वो उस चीज को यहाँ पर रिपीट कर सकता है, इसकी संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। तो ये जो दूसरी अवस्था है, इसे बोला जाता है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, जो कि 1 महीने से लेकर 4 महीने तक चलती है। इंग्लिश में भी यदि आप पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में भी आप इसे इस नाम से देखेंगे, कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटी ऑफ ऑन बॉडी एंड 5 सेंसेस। लाइक उसके जो ज्ञानेंद्रिय, जो उसके 5 सेंस है, उसके माध्यम से उस एक्टिविटी को वो करने की कोशिश करेगा। रियलिटी रिमेन सब्जेक्टिव, रियलिटी अभी भी सब्जेक्टिव फॉर्म में ही रहेगी। डजंट सीक स्टिमुलस आउटसाइड ऑफ द विजुअल फील्ड और डिस्प्ले क्यूरिसिटी। यहाँ पर थोड़ी सी वो क्यूरिसिटी दिखाना स्टार्ट करेगा, चीजों को समझने की बच्चा यहाँ पर कोशिश करने लग जाता है। ठीक है? क्योंकि 1 महीने तक तो बिल्कुल समझ नहीं रहेगी, सिर्फ चीजों को वो देखेगा, धीरे धीरे वो चीजों को समझने की कोशिश करेगा। करेक्ट है? दोनों स्टेजेस क्लियर हो गई। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है, सकिंग कर रहा है, ठीक है? अपनी बॉटल से मिल्क इस तरीके से पी रहा है, वाटर पी रहा है, ठीक है? उसके बाद वो यॉर्निंग यानी कि उबासी लेना, आंखों को ब्लिंक करना, इस तरीके से छोटी-छोटी क्रियाएं करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन कोई भी पर्पस उसका नहीं रहेगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्सेस है। सेकंड स्टेज की यदि बात करें तो यहाँ पर उसने एक बार अंगूठा चूस लिया, तो उसे पता चला कि इसमें उसे आनंद आ रहा है, तो इस कार्य को करेगा। ये अपने हाथों को उसने अपने पूरे मुंह में डाल लिया है, ठीक है? खिलौने को मुंह में डाल लिया, तो उसे यहाँ पर अच्छा लग रहा है, तो वो दोहरा सकता है चीजों को, ठीक है? रिपीट यहाँ पर बच्चा चीजों को कर सकता है। तो ये क्या हो गई, प्राइमरी स्टेज हो गई। अब हम लोग तीसरी और चौथी अवस्था देखेंगे सेकेंडरी की। सबसे पहले हम लोग सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन देखेंगे और उसके बाद कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी रिएक्शन देखेंगे। सबसे पहला नाम इसको हिंदी में बोला जाता है गुण वृत्ति प्रतिक्रियाओं की अवस्था, जो कि 4 से 8 महीने तक चलती है। इस अवस्था में शिशु जो है वस्तुओं को उलटने पलटने तथा छूने पर अपना अधिक ध्यान देता है, न कि अपने शरीर की प्रतिवर्ती क्रियाओं पर। जैसे कि उसे हमने देखा कि उसने जब अपना हाथ मुंह में लिया तो उसे वो चीज अच्छी लगी, तो उसने उस चीज को दोहरा दिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ा बच्चा, अब उसे पता चला कि किसी भी चीज को, लाइक किसी भी चीज की आवाज यदि होती है, मान लो हमने ये बॉक्स ले लिया, इस बॉक्स को आवाज करने पर, इस बॉक्स को इस तरीके से हिलाने पर कोई साउंड प्रोड्यूस होता है, तो बच्चा उस कार्य को रिपीट करेगा। लाइक बच्चे के जो झुनझुने होते हैं, जब वो उसके हाथ में दिए जाते हैं तो वो अलग से साउंड प्रोड्यूस करते हैं, छन छन के, लाइक कुछ इस तरीके से साउंड प्रोड्यूस होता है, तो उस कार्य को रिपीट करता है, क्योंकि उसे यहाँ पर आवाज सुनना बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो ये होती है गौण वृत्ति प्रतिक्रियाओं की अवस्था। आगे यदि हम लोग फोर्थ स्टेज की बात करें, आप एक काम करें, इसका थर्ड का डायग्राम देख लीजिए। जो तीसरी अवस्था होती है, इसका डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि बच्चे ने झुनझुना देखा है, तो ये इसको क्या कर रहा है, इसकी आवाज को सुनकर इसे यदि आनंद आ रहा है, तो इस कार्य को यहाँ पर क्या करेगा, रिपीट करेगा। ठीक है? तो इस तरीके से जो स्टेज होती है वो हमारी तृतीय अवस्था, तीसरी अवस्था कहलाती है। अब स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी रिएक्शन, यानी कि जो फोर्थ स्टेज होती है, गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था होती है। इसमें क्या होता है, 8 से 12 महीने तक चलेगी, क्योंकि बच्चा अब 1 वर्ष का होने वाला है, तो कहीं न कहीं समझ शक्ति उसके अंदर विकसित होगी। आप एक बच्चे को इमेजिन करते हुए चलें, लाइक आपके घर में आपके आस-पास कोई एक बच्चा है, वो अभी कैसे रिएक्ट कर रहा है, या आपने उसको पुराने समय में देखा है, पास्ट में देखा है, तो उसके रिएक्शन किस तरीके से थे जब वो 1 साल का था। तो थोड़ा आप चीज़ों को लिंक करते हुए चलेंगे तो याद करने में आपको बहुत आसानी होगी। तो यह अवस्था 8 से 12 महीने की होती है। इस अवधि में बालक लक्ष्य तथा उस पर पहुँचने के साधन में अंतर करना प्रारंभ कर देता है। जैसे यदि किसी खेलने वाली वस्तु को छिपा दिया जाता है, तो बच्चा उसको खोजने का प्रयास करेगा या फिर प्रयत्न करेगा।
अब यहाँ पर क्या हो रहा है, उसकी कोई भी चीज़ हमने उसके सामने से हटाकर कहीं दूर रख दी, तो वो उसको ढूँढेगा उसके सामने जो अभी उसका जो लाइक ढोल वगैरह कुछ भी उसके खिलौने थे, वो कहाँ रख दिए गए, वो कहाँ छिपा दिए गए, तो वो उसको सर्च करने का यहाँ पर प्रयास करेगा, उसको ढूँढने की यहाँ पर कोशिश करता है। तो इस प्रकार की अवस्था हमारी स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी रिएक्शन, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन यहाँ पर कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि कैन पुट सेकेंडरी रिएक्शन टुगेदर टू फॉर्म एंड सॉल्व न्यू प्रॉब्लम, मतलब यहाँ पर चीजों को वो क्या करेगा, जैसे कि यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ये इसको अपने चेहरे को इस कंबल से, इस ब्लैंकेट से छुपाएगा, फिर बाहर निकलने की कोशिश करेगा, छुपाएगा खुद को, फिर बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से एक्टिविटी बच्चा करेगा। यहाँ पर ये खिलौनों को बार बार पटक पटक कर देखेगा, एक को गिराएगा, दूसरे को उठाएगा, तीसरे को उठाएगा, फोर्थ को गिराएगा। इस प्रकार से एक्टिविटी करना बच्चे यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कौन सी स्टेज होगी, तीसरी और फोर्थ स्टेज होगी, जो कि सेकेंडरी और सेकेंडरी सर्कुलर जानी जाती है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर के नाम से इनको जाना जाता है। अब यदि हम लोग बात करें पांचवी अवस्था की, तो प्रतिवृत्ति प्रतिक्रियाओं की अवस्था यानी कि टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन इसको हम लोग बोल सकते हैं। ये 12 से 18 महीने तक चलती है। ठीक है, बच्चा 1.5 वर्ष का होने वाला है। तो यहाँ पर बच्चा जो है इस अवस्था में बालक वस्तुओं के गुणों को प्रयास एवं त्रुटि के माध्यम से खोजने की कोशिश करता है। प्रयास, त्रुटि, एरर, ट्रायल मेथड बच्चा यहाँ पर लगाएगा। सिक्स्थ स्टेज को भी देख लेते हैं, फिर डायग्राम के थ्रू इसको समझ लेंगे। देखो, छठी स्टेज है जो सिक्स्थ स्टेज होती है, मानसिक सहयोग के द्वारा नए साधन की खोज करना। फाइनल स्टेज ऑफ दिस पीरियड, क्योंकि 2 साल का बच्चा कंप्लीट हो रहा है, यानी कि उसकी जो संवेदीगामक अवस्था है वो खत्म होने वाली, तो कहीं ना कहीं वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में प्रवेश करेगा। 18 से 24 महीने की ये अवधि रहती है। इस अवस्था में बालक वस्तुओं के बारे में थोड़ा बहुत सोचना प्रारंभ कर देता है, चीजों को समझने की कोशिश यहाँ पर करने लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी प्रतिवृत्ति अनुक्रिया की अवस्था थी, ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पर इसको यहाँ बैठा रखा है, तो इसने क्या करा है, अपनी बोतल को यहाँ पर फेंका है और फेंक कर ये देख रहा है कि अच्छा इसको क्या होगा, एक बार फेंकने से क्या होगा, क्या ये टूटी, अच्छा नहीं ब्रेक हुई है, तो ये दूसरी बार जब इसको हाथ में दिया जाएगा फिर से ये फेंकने की कोशिश करेगा। अच्छा, अभी भी ब्रेक नहीं हुई है, मतलब इसको कुछ ना कुछ नया करने का यहाँ पर लगा रहेगा। ठीक है, देखो और भी एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। ड्रॉप बॉल फ्रॉम अ डिफरेंट हाइट, टॉक एट अ डिफरेंट लेवल, मतलब यहाँ पर अलग-अलग तरीके से आवाज निकालने की कोशिश करेगा, बॉल को ऊंचाई से फेंककर देखने की कोशिश करेगा। तो बहुत सारी क्रियाओं में नवीनता आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यदि हम लोग बात करें कि जब बच्चा 18 से 24 महीने का हो गया, तो कहीं ना कहीं वो इस स्टेज को छोड़कर अगली स्टेज में प्रवेश करने वाला है, तो उसकी इमेजिनेशन पावर यहाँ पर बढ़ जाएगी। प्रॉब्लम, समस्या को समझने की कोशिश यहाँ पर वो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत होने वाली है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में चीजों को लेकर वाई, हाउ, व्हाट, इस तरीके से क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाता है। अगर ये चीज ऐसे हो रही है तो ये कैसे हो रही है, इस प्रकार से चिंतन बच्चों के यहाँ पर बढ़ जाते हैं। ओके, तो आई थिंक सारी स्टेजेस आपको क्लियर हो गई होगी। जो सब स्टेज होती है जिसे रिफ्लेक्स स्कीमा बोला जाता है, जो कि 0 से 1 महीने तक यहाँ पर चलती है, या फिर 1 या 1.5 महीने बोल सकते हैं, 1 महीना ठीक है। और सब स्टेजेस दूसरी की बात करें तो प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन होता है, 1 से 4 महीने तक चलती है। तीसरी जो स्टेज होती है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन बोला जाता है, 4 से 8 महीने तक चलती है। जो फोर्थ स्टेज होती है कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर स्टेज, जो कि 8 से 12 महीने तक चलती है। पांचवी स्टेज टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन होती है, जो 12 से 18 महीने तक। और स्टेज जो 6 होती है बिगिनर ऑफ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये जो मेटल रिप्रेजेंटेशन वाली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत होने वाली 18 से 24 महीने तक चलती है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो दो स्टेजेस होती है, प्राइमरी होती है जिसमें पहली वाली को रिफ्लेक्सेस और दूसरी वाली को प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन बोला जाता है। अब तीसरी और चौथी होती है ना, सेकेंडरी के नाम से जाना जाता है। एक सेकेंडरी होती है और एक गौण स्कीमेटा, जिसे बोला जाता है कोऑर्डिनेशन सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। अब तीसरी जो होती है टर्शरी होती है, और अगली वाली जो होती है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, अगली स्टेज का शुरुआत होने वाली होती है। करेक्ट है। चलिए, तो ये सबसे बड़ा टास्क था कि किस तरीके से हम लोग इन 6 स्टेजेस को याद रखें, 6 सब स्टेजेस को याद रखें। आगे हम लोग बढ़ेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब इसकी भी 2 सब स्टेजेस होती है। एक हम लोग जो इंट्यूटिव के नाम से पढ़ते हैं, वो भी इसी का हिस्सा होता है। तो वन बाय वन करके चीजों को डिस्कस करते हैं कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, ये क्या होती है। बच्चा यहाँ पर प्रतीकों के माध्यम से सीखता है, जैसे कि यहाँ पर बच्चा सीख रहा है सन का चित्र बनाकर चीजों को सीखने की ये बच्ची कोशिश कर रही है। तो द चाइल्ड बिगिंस टू द रिप्रेजेंट द वर्ल्ड सिंबॉलिकली, चीजों को यहाँ पर प्रतीकों के माध्यम से बच्चा सीखने की कोशिश करता है। ठीक है, प्रतीकात्मक चिंतन हो गया, सिंबॉलिक थिंकिंग उसकी रहेगी, भाषा का प्रयोग करना यहाँ पर सीख जाता है।
ठीक है। अहम केंद्रित चिंतन, ईगो सेंट्रिज्म बच्चों के अंदर आ जाते हैं। ईगो सेंट्रिज्म को हम लोग पूरा अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे ये सारी स्टेज कंप्लीट हो जाती है, ईगो सेंट्रिज्म को अच्छे से देखेंगे कि ईगो सेंट्रिज्म का मतलब यहाँ पर क्या होता है। जैसे कि आपसे स्टेज 1 में ऑब्जेक्ट परमानेंस पूछा जाता है, वस्तु स्थायित्व पूछा जाता है। तो एक बार हम लोग स्टेजेस को पढ़ लेते हैं, उसके बाद वन बाय वन करके हर एक छोटे से छोटे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। कल्पना और अनुभव में कंपैरेटिवली संवेदीगामक अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज के यहाँ पर वृद्धि हो जाती है। तो क्या-क्या चीजें हम लोगों ने यहाँ पर सीखी कि बच्चा जो है प्रतीकों के माध्यम से चीजों को सीखता है, भाषा का उपयोग करना यहाँ पर सीख जाता है, ईगो सेंट्रिज्म वाली चिंतन जो है बच्चों के अंदर आ जाता है, और कल्पना और अनुभव में वृद्धि बच्चे के यहाँ पर हो जाती है। करेक्ट बात है। चलिए, अब ये जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है, जो कि सिंबॉलिक प्रतीकों के माध्यम से बच्चा ज्ञान को ग्रहण करता है, ये 2 सब स्टेजेस में कंप्लीट होती है। एक अवधि को तो पूर्व संक्रियात्मक अवधि बोला जाता है, और दूसरी अवधि को अंतर्दर्शी अवधि यहाँ पर बोला जाता है, इंट्यूटिव मेथड यहाँ पर बोला जाता है। क्या ये स्टेजेस कैसे वर्क करती है? तो ये अवस्था 2 से 4 साल तक की अवधि तक होती है। इस अवधि में बालक ये समझने लग जाते हैं कि वस्तु, शब्द, प्रतिमा तथा चिंतन किसी चीज के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे जब बच्चा जो है अपनी माँ की आवाज सुनता है, तो उसके मन में माँ की इमेज आ जाती है। मतलब हमको कोई भी आवाज लगा रहा है, तो हमें कैसे पता चला कि किसने आवाज लगाई? क्योंकि उनकी इमेज हमारे माइंड में ऑलरेडी स्टोर है। तो यहाँ पर 2 से 4 साल की अवस्था में बच्चे के मन में किसी भी चीज को लेकर एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आ जाता है। यदि बच्चा, जैसे कि मैंगो उसको बोला, यदि उसने मैंगो को पहले से देख रखा है, आम को देख रखा है, तो उसके मन में आम की एक अच्छी सी इमेज आ जाएगी, जैसे उसने देख रखी है, चाहे वो कच्चे आम देख रखे हो, पक्के आम देख रखे हो। ठीक है, तो यहाँ पर उसके माइंड में उस चीज को लेकर एक छोटा सा स्कीमा डेवलप हो जाता है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन उसके माइंड में डेवलप हो जाता है। करेक्ट है। आगे बात करें अंतर्दर्शी विधि की, तो ये चलती है 4 से 7 साल तक। इस अवधि में बालकों में चिंतन एवं तर्क जो है पहले से अधिक परिपक्वता आ जाती है। कंपैरेटिवली पूर्व संक्रियात्मक अवधि के ज्यादा मैच्योरिटी देखने को मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप वह साधारण मानसिक प्रक्रिया यानी कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि में सम्मिलित होता है, उनको कर पाता है। परंतु इन मानसिक प्रक्रियाओं के पीछे रीजन क्या है, या फिर ये चीजें क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, इसके पीछे के सिद्धांत क्या है, नियम क्या है, इन चीजों को वो नहीं समझ पाएगा। अब देखो बच्चे ने यहाँ पर क्या करा होगा, अंतर्दर्शी विधि के अंदर धीरे धीरे स्कूल जाना स्टार्ट करा होगा बच्चा, अल्फाबेट, हमारे जो वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला है, उसको सीखना, गिनती को सीखना स्टार्ट करा है। लेकिन यदि वो 2 + 2 4 जोड़ रहा है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, उसको वो यहाँ पर नहीं समझ पाएगा। लेकिन जो बेसिक एक्टिविटी है, जो बेसिक गणितीय गणना है, इस प्रकार से बच्चा छोटी मोटी क्रियाओं को कंप्लीट कर पाता है। समझ में आया पूर्व संक्रियात्मक अवधि और अंतर्दर्शी अवधि क्या होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवधि 2 से 4 साल तक चलती है, 4 से 7 साल तक हमारी अंतर्दर्शी अवधि यहाँ पर चलती है। ठीक है, तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज के नाम से ही जाना जाता है वैसे पूरे को, लेकिन फिर भी कभी और आपसे डीप में पूछ लिया जाए कि पूर्व संक्रियात्मक अवधि के कितने भाग होते हैं, तो 2 भाग होते हैं। और संवेदीगामक अवस्था की कितनी उप अवस्थाएं या कितनी सब स्टेजेस होती है, तो टोटल हमारी 6 सब स्टेजेस यहाँ पर रहती है। ठीक है, 2 प्राइमरी, 2 सेकेंडरी, एक टर्शरी रहती है, और एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का शुरुआती काल रहता है। ठीक है, अब आप इसे भी इमेज के माध्यम से देखेंगे, क्योंकि कोई भी चीज को यदि आप इमेज के माध्यम से सीखते हैं, तो वो याद करने में बहुत आसान आपके लिए रहेगी। जैसे कि यहाँ पर बच्चा जो है कार वगैरह, घर वगैरह जो हो गए, उनको चित्रों के माध्यम से सीख रहा है। मतलब उसने कार देखी तो उसका चित्र बनाकर उसका इमेज जो है बनाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये सिंबॉलिक फंक्शन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इंट्यूटिव थॉट्स होते हैं। तो यहाँ पर बच्चा जो उसके अंदर थोड़े से क्वेश्चन आने लग जाते हैं कि अच्छा ये चीज ऐसे हो रही है, तो क्या रीजन यहाँ पर हो सकता है, क्यों हो रही है? तो ये बच्चे यहाँ पर पूरे क्वेश्चन मार्क बन जाते हैं। ठीक है, उन्हें बहुत सारे डाउट होते हैं किसी भी छोटी से छोटी चीज को लेकर। ये इंट्यूटिव थॉट जिसको यहाँ पर बोला जा सकता है, अंतर्दर्शी विचार यहाँ पर, या अंतर्दर्शी विचारधारा इसको हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग स्किल्स यहाँ पर उसकी डेवलप होने लगी, शुरुआती काल आ चुका है। अब बच्चा आ चुका है स्टेज 3 के अंदर, यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चा यहाँ पर आ चुका है। अब बच्चा यहाँ पर लॉजिक्स को अप्लाई करेगा, क्योंकि उसने बहुत क्वेश्चन पूछे, उसको सटीक जवाब भी मिले। तो यहाँ पर अब वो स्टेजेस में क्या करेगा, जितनी भी चीजें उसने सीखी है उसको अप्लाई करने की कोशिश करेगा। ये चलेगी 7 से 11 साल तक या 12 साल तक चल सकती है। द चाइल्ड लर्न्स रूल्स सच एज अ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का रूल, यहाँ पर चीजों को उलटने पलटने का जो हम लोग बोलते हैं ना कि संरक्षण का नियम, बच्चा यहाँ पर सीख चुका होता है, सीखने के अभी शुरुआती काल में है।
बच्चा काफी ज्यादा वस्तुनिष्ठ यहाँ पर होता है। रेशनल इंटरप्रिटेशन तर्क संगत व्याख्या यहाँ पर करता है। यहाँ पर बच्चा संरक्षण के नियम को, नंबर के नियम को, आइडियाज, क्लासिफिकेशन वगैरह इन सारी चीजों को बच्चा यहाँ पर धीरे धीरे करके सीखना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब ये कंजर्वेशन का नियम क्या बोलता है, नंबर का नियम क्या बोलता है, आइडियाज और क्लासिफिकेशन किस तरीके से बच्चा सीखता है, इसको हम लोग अभी जो अपकमिंग स्लाइड आएगी थोड़ी देर में उसके अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये चीजों को भी डीप में पढ़ना आवश्यक है। पहले हम लोग यहाँ पर स्टेजेस को कंप्लीट कर लेते हैं, आगे बात करें। देखो अभी हमने पढ़ लिया ना स्टेज 3 के अंदर क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, लॉजिक्स को अप्लाई करता है बच्चा, काफी ज्यादा वस्तुनिष्ठ हो जाता है, हर एक चीज के उसे यहाँ पर नए नए तरीके निकालने की कोशिश करता है, रैशनल इंटरप्रिटेशन उसका हो जाता है, कंजर्वेशन, नंबर, आइडियाज और क्लासिफिकेशन को करना बच्चा यहाँ पर सीख चुका होता है। अब अगली स्टेज की बात करें, अगली स्टेज हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है, अमूर्त चिंतन की अवस्था। बच्चा यहाँ पर चीजों को एब्स्ट्रैक्ट वे में सोचता है, एब्स्ट्रैक्ट वे में बोल सकते हैं कि थिंकिंग उसकी बढ़ जाती है, लाइक द एडोलसेंस कैन ट्रांसकेंड द कंक्रीट सिचुएशन एंड थिंक अबाउट द फ्यूचर, जो कि चलती है 12 साल, और उसके बाद जो एडल्टहुड पूरी स्टेज होती है वो हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यहाँ पर होती है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित है, अपने भविष्य के बारे में सोच रहा है। ठीक है, तो वो काफी ज्यादा कल्पनात्मक चिंतन की क्षमता उसके अंदर बढ़ जाती है, उसके अंदर कल्पनात्मक विचार आ जाते हैं, हाइपोथेटिकल आइडियाज आने लग जाते हैं। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, नैतिकता की भावना बच्चे के अंदर विकसित हो जाती है, राजनीतिक, सामाजिक व नैतिक मुद्दों का पता लगाना, अपना पॉइंट लोगों के सामने रखना, लोगों की राय को जानना समझना, समाज के कार्यों में अपनी भागीदारिता को निभाना, सारी की सारी अवस्थाएं कब होगी, हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होगी, अमूर्त चिंतन की अवस्था में होगी। बच्चा यहाँ पर किस तरीके से चीजों को सोचता है, एब्स्ट्रैक्ट वे में चीजों को यहाँ पर सोचता है। करेक्ट है। चलिए आगे अब वन बाय वन करके हम लोग छोटे छोटे पॉइंट को स्टार्ट करते हैं, लगभग 20 के समथिंग हम लोग नई चीजें यहाँ पर सीखेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट जिन पियाजे का नाम लेते से हमारे दिमाग में जो स्कीमा डेवलप होता है वो है हमारा प्रारूप या फिर स्कीमा। ठीक है, जिन पियाजे जैसे ही बोला, जिन पियाजे की इमेज हमारे दिमाग में आ गई, स्कीमा आ गया, 4 स्टेजेस आ गई, कुछ एनिमल्स में, कुछ वस्तु स्थायित्व, कुछ अलग अलग प्रकार के नाम हो गए, हॉरिजेंटल डेक्लेज, वर्टिकल डेक्लेज वगैरह, इस तरीके से नाम यदि हमारे दिमाग में आए, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, इन सारी चीजों का क्या कर रखा है, कि स्कीमा को डेवलप कर रखा है। तो ये स्कीमा क्या है, संसार के प्रति हमारी समझ शक्ति को, हमारी सूझ को शो करता है। ठीक है, यानी कि नोइंग ऑफ वर्ल्ड, आप यहाँ पर दुनिया को, वर्ल्ड को जानने की कोशिश करते हैं। अब सबसे बड़ा टास्क आपका पता है क्या रहता है इसके अंदर, स्कीमा बच्चे के अंदर कौन सी स्टेज के अंदर डेवलप होता है, ये आपकी सारी स्टेजेस बता रहा है। पहली स्टेज के अंदर, दूसरी स्टेज के अंदर, तीसरी स्टेज के अंदर, या फिर जो हमारी फोर्थ स्टेज होती है, यानी कि हमारी अमूर्त चिंतन की अवस्था, या फिर अमूर्त चिंतन की अवस्था के अंदर बच्चा जो है स्कीमा को डेवलप करता है। तो बहुत ही आसान से आप आंसर देना कि स्कीमा जो है, बच्चा जन्म से सोचना, चीजों को समझना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि अभी जस्ट हमने पढ़ा, हमने जो पहली उप स्टेज पढ़ी, यानी कि जो रिफ्लेक्सेस हमने पढ़े, जो पहली हमारी संवेदीगामक अवस्था की पहली उप स्टेज थी, वहां पर भी बच्चा कहीं ना कहीं चीजों का स्कीमा बनाने की कोशिश कर रहा था। तो पहली स्टेज में बच्चा स्कीमा बनाता है, दूसरी में स्कीमा को और अपने अलग लेवल पर लेकर जाता है, तीसरी में और एडवांस हो जाता है, फोर्थ में और एडवांस हो जाता है। तो मतलब यहाँ पर लेवल क्या हो रहा है, एक लेवल के इंक्रीमेंट होने की बात की गई, तो स्कीमा बच्चा बचपन से ही बनाना स्टार्ट कर देता है। तो चारों ही स्टेजेस में जो बच्चा, यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी स्टेज होती है, चारों ही स्टेज में बच्चा जो है स्कीमा को अपने डेवलप करता है, मॉडिफाई उसको करता रहता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक चीज को देखा है तो उसका स्कीमा बनकर ही रह गया, उसमें कुछ नए चेंजेस आते रहेंगे, पुरानी चीजों के आधार पर वो बदलता रहेगा। तो यहाँ पर आपने किसी भी चीज को लेकर पर्टिकुलर एक चीज बना लिया, अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बना लिया है, उसे हम लोग बोलेंगे स्कीमा, और ये चारों स्टेजेस में यहाँ पर बना हुआ रहता है। फिर यदि हम लोग बात करें एडेप्शन की, एडेप्शन को हिंदी में बोला जाता है अनुकूलन। यहाँ पर क्या होता है अनुकूलन का मतलब, या फिर एडेप्शन का मतलब क्या होता है, एडेप्शन का मतलब होता है नए ज्ञान या फिर सूचना को ग्रहण करना। अब आपने किसी भी चीज का स्कीमा बनाया था ना, आपने लाइक मैंगो का स्कीमा बनाया था, बहुत आसान सी चीज लेते हैं, आपने एक मैंगो की स्कीमा को डेवलप किया कि मैंगो इस तरीके का होता है, बचपन से आपने सीख लिया, राइट। अब आपकी स्टेज आती है एडेप्शन की, एडेप्शन में आपने क्या करा, नए ज्ञान और सूचना को ग्रहण करा, उसके साथ साथ आपने क्या करा, नई नई चीजों को भी ग्रहण कर लिया, बैकग्राउंड ऑफ विच नॉलेज इज रिसीव्ड, आपने नई चीजों को यहाँ पर क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, उसके बैकग्राउंड की क्या चीजें, आपने उन चीजों को भी ग्रहण करने की यहाँ पर कोशिश करी, कि अच्छा मैंगो है तो क्यों है, इसके क्या क्या सब टाइप्स हो सकते हैं, तो वो चीजें आपने क्या करी, नए नॉलेज को या फिर नई सूचना को ग्रहण कर लिया है।
अब ये कौन सी स्टेज में होता है? अगर स्कीमा चारों स्टेप में हो रहा है तो डेफिनेटली एडेप्शन यानी कि जो अनुकूलन की स्टेज है, ये भी तो हमारी चारों स्टेज में होगी, इसने क्या बिगाड़ा है? ठीक है, तो ये चारों स्टेजेस में होता है, यानी संवेदीकामक अवस्था में भी होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भी होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में भी बच्चा अनुकूलन करता है, और जो हमारी अमूर्त संक्रियात्मक की अवस्था होती है उसमें भी बच्चा यहाँ पर अनुकूलन करता है। ठीक है, आप चाहें तो इसको इस डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं, हर एक वर्ड को अभी हम लोग समझ रहे हैं, फिर भी आप ये डायग्राम देख सकते हैं चीजों को समझने से पहले। सबसे पहले एसिमिलेशन होता है, एसिमिलेशन के बाद बच्चा जो है बैलेंसिंग स्टेज में आता है, इक्विलिब्रियम की स्टेज में आता है, फिर उसकी एक नई सिचुएशन क्रिएट होती है, नई परिस्थिति उसकी जिंदगी में निर्मित होती है, वो नई चीजों को देखता है, और फिर उसकी अवस्था जो होती है असंतुलित हो जाती है, क्योंकि पुराना ज्ञान जो है उस नई चीज से मेल नहीं खाता है, फिर वो पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ने की कोशिश करता है, और फिर वो अकोमोडेशन पर पहुंच जाता है। जैसे ही उसने नया ज्ञान लिया, ये स्टेज वापस से यहाँ पर चली जाती है, मतलब एक सर्कल की तरह, एक साइकिल की तरह ये वर्क करती है। फिर वो नई चीजों को देखेगा, एसिमिलेशन उसका आत्मसातीकरण करेगा, फिर वो एक संतुलन की अवस्था में आएगा, लेकिन जब कोई एक नई सिचुएशन, नई परिस्थिति निर्मित होती है तो फिर से वो असंतुलित हो जाती है। फिर वो पुराने ज्ञान को, अपने पुराने अनुभव को देखता है, उसे नए अनुभव के साथ जोड़ता है, मॉडिफाई उसको करता है, और फिर से वो अकोमोडेशन कर लेता है, फिर से वो उसका समायोजन कर लेता है। राइट? अगर नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप थोड़ा सा इसका थ्योरी भी देखेंगे, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। राइट? आत्मसातीकरण की हम लोग बात करें, क्योंकि अनुकूलन की बात और स्कीमा की बात हम लोग कर चुके हैं। अब आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन की बात करते हैं, इसको सम्मिलन भी आप बोल सकते हो, वैसे अलग अलग नाम इसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर पुराना ज्ञान आपको नए ज्ञान को ग्रहण करने में मदद करेगा, यानी कि प्री नॉलेज हेल्प्स टू रिसीव द न्यू नॉलेज। आपके पास पुराना ज्ञान रखा हुआ था, आपके पास मैंगो की जानकारी पहले से थी, अब आपने क्या करा, आप कुछ नई जानकारी उसके अंदर ले रहे हैं ना, तो पुराना ज्ञान आपको क्या करेगा, नए ज्ञान को सीखने के लिए मदद करेगा। और ये कौन कौन सी स्टेजेस में होता है, तो ये भी हमारा चारों स्टेजेस के अंदर होता है, यानी संवेदीगामक अवस्था, जो सिंबॉलिक स्टेज होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और जो हमारी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, चारों ही स्टेजेस में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या देखा, समायोजन को देखा, अकोमोडेशन को देखा। अकोमोडेशन में क्या होगा, क्योंकि अभी हमने जो वेन डायग्राम देखा था उसमें हमने देखा था कि बच्चा सबसे पहले आत्मसातीकरण करता है। आत्मसातीकरण करा मतलब कि उसको चीजें समझ में आ गई, है ना, उसको चीजें संतुलित अवस्था में, उसके ब्रेन में सारी चीजें जो संतुलित अवस्था में चल रही है। अचानक से वो कुछ ऐसा देख लेता है कि उसका माइंड गड़बड़ा जाता है, वो यहाँ पर असंतुलन की स्थिति में चला जाता है। ठीक है, अब असंतुलन की स्थिति में गया, फिर क्या होगा कि वापस से वो क्या करेगा, उस चीजों को समझने की कोशिश करेगा, उसको अकोमोडेट करने की कोशिश करेगा, उसको समायोजित करने की कोशिश करेगा, और वापस से सब कुछ क्या होगा, संतुलित अवस्था में आ जाएगा। जैसे कि मेरे घर पे एक छोटा बच्चा है, मैंने उसको दिखाया, अभी घर के पास से एक डॉग दिख रहा है, तो मैंने उसको दिखाया कि ये डॉग है, ये कुत्ता है, इसको कुत्ता बोला जाता है। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, उसने इस चीज को बैलेंस कर लिया कि अच्छा ये 4 पैर वाला दिखता है, जिसके पूंछ है, जिसका ऐसा मुंह है, जिसके बड़े-बड़े से कान है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हमारे घर में डॉग बोला जाता है, उसको कुत्ता बोला जाता है। करेक्ट है? अब उसको हम लोग बाहर लेके गए, उसको हमने हाथी दिखा दिया, राइट? तो अब वो कंफ्यूज हो गया कि यार ये तो डॉग तो इतना छोटा था, ये इतना बड़ा कैसे हो गया? इसकी ये लंबी सी सूंड कहाँ से आ गई? ठीक है, तो वो फिर उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये डॉग जो है पेट एनिमल है, इसी कैटेगरी का दूसरा जानवर है, जिसे हम लोग यहाँ पर हाथी बोलते हैं, एलिफेंट बोलते हैं। ठीक है, जंगली जानवर की कैटेगरी में, वाइल्ड एनिमल की कैटेगरी में रखते हैं। जब उसको मैंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन करी, तो उसको समझ में आया कि अच्छा ये चीज जो है, ये डॉग वाली चीज जो है इस एलिफेंट वाली चीज से डिफरेंट हो सकती है। तो उसने इस चीज का क्या करा, इस चीज को उसने अकोमोडेट कर लिया, इस चीज को उसने समायोजित कर लिया। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। लाइक बच्चे ने शेर के छोटे बच्चे को देखा है, तो वो थोड़ा केट के जैसा ही दिखता है। ठीक है, लाइक वाइल्ड केट, आपने जंगली केट को देखा है, शेर के बच्चे को देखा है, थोड़े सिमिलर ही वो दोनों दिखते हैं। जब वो बड़ा होगा तो वो शेर का रूप ले लेगा, शेर का स्ट्रक्चर उसके अंदर आ जाएगा। तो जब चीजें जो है बच्चा समझना स्टार्ट कर देता है पूरे प्रॉपर वे में, पुराने ज्ञान को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, चेंज करके नए ज्ञान को ग्रहण करता है, तो इस प्रकार की चीज को हम लोग अकोमोडेशन बोलते हैं। इस प्रकार की चीज को यहाँ पर समायोजन बोला जाता है। कब कब चलता है, तो ये चारों ही स्टेजेस में होता है। पहली में भी होगा, दूसरी में भी होगा, तीसरी में भी होगा, फोर्थ में भी होगा। करेक्ट है? समझ में आया एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, संतुलन की अवस्था क्या होती है, ठीक है, और असंतुलन की अवस्था यानी कि डिसइक्विलिब्रियम की स्टेज क्या होती है, और अकोमोडेशन की स्टेज यहाँ पर क्या होती है। ठीक है, हमने देख ही लिया है। साम्यावस्था यानी कि इक्विलिब्रियम की स्टेज क्या होगी, अधिगम की प्रक्रिया को संचालित करेगा, डिराइव करेगा लर्निंग के प्रोसेस को, चारों अवस्थाओं में होगा।
अब हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस की स्टेज को, यानी कि वस्तु स्थायित्व की अवस्था को। अब ये वस्तु स्थायित्व की अवस्था क्या होती है? तो वस्तु के अस्तित्व के बारे में सोचना कि कोई वस्तु कैसे एग्जिस्ट करती है, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में सोचा जाएगा। अब यहाँ से आपके टास्क स्टार्ट होते हैं, आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा, क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी स्टेजेस पढ़ी वो ऐसे हो रहा था कि चारों स्टेजेस में होती है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि आत्मसातीकरण की अवस्था, समायोजन की अवस्था, स्कीमा, अनुकूलन, है ना, इक्विलिब्रियम, संतुलन की अवस्था यानी कि साम्य अवस्था, वो तो चारों स्टेजेस में होती है। लेकिन हमारी जो ऑब्जेक्ट परमानेंस की स्टेज जो होती है, हमारी वस्तु स्थिरता जो होती है, वो कौन सी स्टेज में होती है? केवल पहली स्टेज में होती है। पहली स्टेज इन द सेंस की ओनली सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि ओनली संवेदीगामक अवस्था के अंदर ये चीजें जो है एग्जिस्ट करेगी। करेक्ट बात है। अब ये जो ऑब्जेक्ट परमानेंस स्टेज है, ये होती क्या है? तो पहले हिंदी में आप लोग समझेंगे, फिर हम लोग इसको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, नवजात शिशु वर्तमान में रहता है ना, उसके पास कोई फ्यूचर की प्लानिंग होती है, बिल्कुल वर्तमान में वो रहता है। जो उसकी दृष्टि के क्षेत्र का बाहर का होता है, वो उसके मन से भी बाहर होता है। जो चीजें मतलब उसे समझ नहीं आ रही है, वो उसके लिए बिल्कुल नेग्लिजिबल है। लाइक फ्यूचर में वो क्या बनेगा, ऐसी चीजें उसके माइंड में अभी से नहीं आएगी, क्योंकि 0 से 2 वर्ष की अवस्था है, कहाँ से इतनी सारी चीजें वो सीखेगा। राइट, अभी तो बिल्कुल बेसिक ज्ञान उसे प्राप्त हो रहा है। उदाहरण के लिए, यदि आप बच्चे के सामने उस खिलौने को छुपा देते हैं जिससे वह खेल रहा था, तो छोटा शिशु इस प्रकार से प्रतिक्रिया करेगा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, अर्थात वो खिलौने को नहीं ढूंढेगा। बच्चा मान लेता है कि खिलौना नहीं है। पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बच्चे जो है तात्कालिक संवेदी अनुभवों के परे नहीं जाते, अर्थात उनमें वस्तु स्थायित्व जो है, या चेतना या जानकारी की जब वस्तु का प्रत्यक्षण नहीं हो रहा है, तब भी उसका अस्तित्व बना रहेगा, इस चीज का अभाव यहाँ पर रहता है। तो बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस की स्टेज देखी जा सकती है। हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर बच्चा जो है, चीजें यदि उसके सामने से हटा दी जाती है, उसके दृष्टि एरिया से, उसके आई साइड से चीजों को हटा दिया जाता है, ठीक है, तो वो छिपाई गई वस्तुओं को ढूंढना की कोशिश यहाँ पर नहीं करेगा, उस पर अपना रिएक्शन यहाँ पर नहीं देगा। 8 माह की आयु तक धीरे धीरे बच्चा जो है अपनी उपस्थिति में आंशिक रूप से छिपाई गई वस्तुओं का पीछा करना प्रारंभ कर देता है। मान लो आप एक बेडशीट पर बच्चे को बिठाए हुए, आपने बेडशीट के साइड में एक कोने पर जो है उसका एक टॉय रखा हुआ था, उसके एक डॉल को यहाँ पर रखा हुआ था। आपने क्या करा, उसके सामने से डॉल को हटाकर पहले इस कॉर्नर पे रख दिया। ठीक है, तो शुरुआती महीने में बच्चा उस चीज को नहीं समझेगा। ठीक है, तो वो उसको क्या करेगा, उसको नेग्लेक्ट कर देगा कि चलो कोई चीज थी जो यहाँ से हटकर कहीं चली गई है, उसको कोई मतलब उस चीज से नहीं रहेगा। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, तो उस चीज को वो क्या करना है, फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। कभी कभी तो बच्चा क्या करेगा, अपना जो बेडशीट है, मान लो बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है, ये छोटा सा बेबी है यहाँ पर, ठीक है, छोटे से जो बेबी है, बच्चा, इसको हमने यहाँ पर बिठा रखा है। वो क्या करेगा, इस बेडशीट को खींचने की कोशिश करेगा ताकि ये जो टॉय है, ये जो खिलौना है, इसकी तरफ आ जाए, है ना, बेडशीट के माध्यम से, चादर के माध्यम से इसके पास खिसक कर आ जाए। तो इस प्रकार की अवस्था को क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस की स्टेज बोला जाता है, वस्तु स्थायित्व की अवस्था बोला जाता है, जो कि शुरुआती समय में रहती है 0 से 2 साल। सेंसरी मोटर स्टेज का सब पार्ट हम लोग इसको यहाँ पर बोल सकते हैं। समझ में आया? ये हमारी कौन सी स्टेज होती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस की स्टेज होती है। आगे यदि हम लोग बात करें अहम केंद्रिता, अहम केंद्रिता का बोला जाता है इगोसेंट्रिज्म की भावना, यानी कि अहम केंद्रिता। इसमें क्या बताया गया है कि बच्चे जो है दुनिया को अपने नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं, या अपने नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं, मतलब उनका अपना खुद का परसेप्शन यहाँ पर चलता है। अब ये जो स्टेज है ना, ये जो इगोसेंट्रिज्म वाली बात है ना, ये दोनों ही स्टेज में चलती है। ये आपकी पहली स्टेज में भी चलती है और दूसरी स्टेज में भी चलती है। पहली स्टेज तो ऐसा है कि बच्चा शुरुआती समय में चीजों को सीखने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पर आपको ये थोड़ी कम दिखाई देगी, क्योंकि बच्चे को दुनिया की कुछ समझ नहीं है, तो बच्चे को जो चीजें उसको करना आ रही है, वो उसके लिए सही हो जाती है। ठीक है, वो दुनिया को अपने नजरिए से देखने की कोशिश करेगा। तो ईगोसेंट्रिज्म आप पहली स्टेज में भी देख सकते हैं, ईगोसेंट्रिज्म को आप दूसरी स्टेज में भी देख सकते हैं। दूसरी स्टेज में कैसे, एक एग्जांपल, इवन एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एक बच्ची को पिज्जा खाने की इच्छा होती है, मतलब या पिज्जा बर्गर वो कुछ खाने की इच्छा रखती है, तो शाम को वो सोचती है कि आज मैं बर्गर खाऊंगी, तो उसको ऐसा लगता है कि माता पिता यानी कि उसके जो पेरेंट्स हैं, उनको भी आज बर्गर खाने की इच्छा होगी। वो ये सोचती है कि जैसा मेरा सोचना है ना, वैसे ही आसपास के लोगों का सोचना है। ठीक है, तो इससे बोला जाता है ईगोसेंट्रिज्म, इसे बोला जाता है अहम केंद्रिता। मतलब बच्चे जो है दुनिया को अपनी नजरों से समझने की कोशिश करते हैं, या फिर जैसा वो सोचते हैं उनको लगता है कि दुनिया बिल्कुल उन्हीं के अकॉर्डिंग है। राइट, ऑन परसेप्शन की यहाँ पर बात की गई है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये कौन कौन सी स्टेज में होता है। ये आपको पहली स्टेज में भी, यानी कि हमारी संवेदीगामक अवस्था में भी, और दूसरा यानी कि जो हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, जो कि 2 से 7 साल तक चलती है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में, उसमें भी दिखने को मिल जाता है।
करेक्ट बात है। ईगोसेंट्रिज्म जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है और आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि थ्री माउंटेन थ्योरी जो है, थ्री माउंटेन थ्योरी जो है किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हिमखंड की थ्योरी, आइसबर्ग की थ्योरी किसके द्वारा दी गई, तो हमारा फटाक से आंसर आ जाता है कि आइसबर्ग की थ्योरी तो सिगमंड फ्राइड ने दी, ईदम, अहम और सुपर ईगो करके। तो उसी तरीके से ईगोसेंट्रिज्म की थ्योरी, अहम केंद्रिता की थ्योरी जो है किसके द्वारा दी गई है, तो ये जो है अहम केंद्रिता या फिर जो थ्री माउंटेन थ्योरी है या फिर थ्री माउंटेन ईगोसेंट्रिज्म का जो टेस्ट है किसने प्रस्तावित किया है, तो ये प्रस्तावित किया है हमारा जीन पियाजे के द्वारा। समझो इसके परसेप्शन को, ये हमारा टीमी है, लिटिल टीमी है, ठीक है। सी इज द बिग माउंटेन, टीमी को यहाँ पर जो है बड़ा माउंटेन दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक तरफ टेबल पर टीमी को बिठाया गया और दूसरी तरफ उसका जो डॉल है जिसका नाम रखा गया है डेवी, ठीक है। इस डॉल का नाम डेवी है। एंड डेवी द डॉल सीज द स्मॉलर माउंटेन। अब यहाँ पर जो है डेवी को क्या दिख रहा है, छोटा माउंटेन दिख रहा है, लेकिन टीमी जो है बड़ा माउंटेन यहाँ पर दिख पा रहा है क्योंकि दोनों क्या है, आमने सामने बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर देखा गया है, यहाँ पर जो है ये जो हमारा बच्चा है ये टीमी है। इससे क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि ड्रॉ हाउ द माउंटेन वुड लुक लाइक फ्रॉम द डॉल्स पॉइंट ऑफ व्यू। टीमी से ये पूछा गया कि टीमी बच्चा ये बताओ कि ये जो डॉल तुम्हारे सामने बैठा हुआ है इसको कौन सा माउंटेन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इसको जो माउंटेन दिखाई दे रहा है ना, इसको क्या लगता है कि जो हमारा डेवी है, ये जो मेरी डॉल है, इसको भी सेम माउंटेन दिखाई दे रहा है जो कि मुझे दिखाई दे रहा है। तो मतलब इसका सोचना क्या है, जैसा ये सोच रहा है ना वैसा का वैसा इसको लग रहा है कि सामने वाले भी सोच रहे हैं। अगर ये सोच रहा है कि ये चीज बहुत गंदी है तो इसको ये लग रहा होगा कि पूरी दुनिया को ये चीज यहाँ पर गंदी लगेगी, खराब लगेगी। तो इस प्रकार की चीज को क्या बोला जाता है, ईगोसेंट्रिज्म बोला जाता है, जो कि स्टेज 1 में भी चलता है, जो कि स्टेज 2 में भी यहाँ पर चलता है। समझ में आया ईगोसेंट्रिज्म अहम केंद्रवाद क्या होता है। हम सबसे पहले पढ़ चुके हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस को, वस्तु स्थायित्व को, चीजों को देखना है ना, देखकर इग्नोर करना, फिर धीरे धीरे उस चीज के पीछे भागने की कोशिश को वस्तु स्थायित्व बोला जाता है। फिर दूसरी स्टेज आती है ईगोसेंट्रिज्म अहम केंद्रितवाद। अहम केंद्रीयवाद में सबसे पहला पॉइंट आपसे ये पूछा जाएगा कि थ्री माउंटेन जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो ये कॉन्सेप्ट प्रस्तावित किया गया था यहाँ पर हमारा जिन पियाजे के द्वारा कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा जो है दुनिया को अपनी नजरों से देखता है, अपने ऑन परसेप्शन से देखने की कोशिश करता है। करेक्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की बात हम लोग करेंगे। अब इंट्यूटिव थॉट्स की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। बच्चा यहाँ पर विशिष्ट घटनाओं के बारे में सोचता है। अब ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, पता है यहाँ पर सारे एग्जाम्पल वो ही सेट किए गए जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए। ये क्वेश्चन भी आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि कुत्ते के भौंकते समय यदि अचानक से गुब्बारा फट गया तो वह दोनों चीजों को एक साथ जोड़कर देखेगा, यह कौन सी सब स्टेजेस का एक भाग हो सकता है जिन पियाजे के अकॉर्डिंग। तो बच्चा यदि इस तरीके से सोच रहा है तो बच्चा कौन सी स्टेज में, बच्चा अभी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। मान लो हम लोग हमारे घर पे बर्थडे था, हमने बलून वगैरह फुलाए, अचानक से बाहर कुत्ते के भौंकने की आवाज आती, तो जैसे ही कुत्ते ने भौंका और हमारा बलून फूट गया हमारे हाथ में से। तो यदि हमारे पास कोई 2 से 7 साल का बच्चा बैठा हुआ है जो कि इस अवस्था में है, इस स्टेज में, तो वो क्या सोचेगा कि अचानक से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई तो जल्दी से क्या हो गया, वो बलून जो है उस आवाज से फूट गया है यहाँ पर। हालांकि ऐसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करेगी, बट फिर भी बच्चा यदि ऐसा सोच रहा है तो उसकी सोच कैसी है, बच्चे की सोच यहाँ पर आत्मभाषित है, ठीक है, जो कि क्या कहलाएगी, इंट्यूटिव थॉट, या कि जो कि बोल सकते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एक सब स्टेज होती है जो कि 4 से 7 वर्ष की अवस्था तक यहाँ पर चलती है। करेक्ट बात है। ठीक है, समझ में आया कैसे इस तरीके के एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। मतलब किसी भी चीज को किसी भी चीज से जोड़ लेना, सेंसलेस चीजों को जोड़ लेना कि बहुत ज्यादा चिल्लाने से ऐसा काम हो गया, ठीक है। इस तरीके से कोई भी सेंसलेस चीजों को बच्चा जोड़ रहा है, दो चीजों को जोड़कर देख रहा है, मतलब वो अपने किस अवस्था में चल रहा है, वो अपनी आत्मभाषित सोच में यहाँ पर चल रहा है। करेक्ट है, इतना समझ में आया। 3 स्टेज हम लोग सीख चुके हैं। अगला 4th हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं एनिमिज्म को। अब ये एनिमिज्म क्या होता है, एनिमिज्म होता है कृत्रिम वस्तुओं में जीवन का अनुभव करना। कृत्रिम वस्तुएं लाइक मानव निर्मित कोई भी चीज है या फिर कोई भी ऐसी चीज जो सजीव नहीं है, उसमें भी जीवन का अनुभव करना। सी लाइफ इन आर्टिफिशियल थिंग। अब ये कौन सी स्टेज में होता है, ये दूसरी स्टेज में होता है। दूसरी इन द सेंस कि ये कौन सी स्टेज में होता है, ये हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, ठीक है। 2 का मतलब आप यहाँ पर सेकंड समझे, कौन सी स्टेज में होगा, ये होगा हमारा सेकंड स्टेज के अंदर। सेकंड स्टेज में मान लो कि बच्चा जो है यहाँ पर सूर्य है, सूर्य को भी सूर्य मामा बोलता है, चंद्रमा को चंदा मामा बोलता है,
ठीक है? बिजली को बिजली रानी बोलता है, मतलब उसके तरीके से उसने कुछ भी यहाँ पर नामांकरण किया हुआ है, मतलब वो चीज़ों में सजीवता को देखता है, तो उसे यहाँ पर क्या बोला जाएगा? उसे यहाँ पर बोला जाएगा एनिमिज़्म। लाइक बच्चे के कोई टॉय रहते हैं, बच्चों के कोई खिलौने रहते हैं, तो वो उन खिलौनों को खाना खिला रहा है, पानी पिला रहा है, उनको अपने पास सुला रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि मेरा खिलौने ने आज खाना नहीं खाया, मेरी गुड़िया ने आज खाना नहीं खाया, इसलिए वो बहुत ज़्यादा उदास हो गई है, वो बीमार हो गई है, उसको हॉस्पिटल लेकर जाइए। इस प्रकार की बात यदि बच्चा कर रहा है, बच्चा कौन-सी अवस्था में चल रहा है, बच्चा सेकंड स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में चल रहा है और ये अवस्था क्या कहलाती है या फिर ये प्रकृति क्या कहलाती है, इस स्टेज को यहाँ पर एनिमिज़्म बोला जाएगा। इसी तरीके से आर्टिफिशियलिज्म भी होता है, इसे भी कृत्रिमवाद ही बोला जाता है। एक होता है जीववाद जिसे एनिमिज्म बोला जाता है, चीज़ें बिल्कुल सेम है, बहुत सारी जगह आपको बिल्कुल दिखाया जाएगा कि ये दोनों चीज़ें बहुत सेम होती है, लेकिन एक हल्का-सा डिफरेंस है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। ये भी हमारा सेकंड स्टेज के अंदर ही होता है, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर ही होता है। तो जो आर्टिफिशियलिज्म है ना, कृत्रिमवाद है ना, इसके अंदर क्या होता है कि बच्चा यहाँ पर कोई भी चीज़ है, उसको सजीव तो डेफिनेटली मानेगा, निर्जीव चीज़ों को सजीव मानेगा, लेकिन वो उस चीज़ के पीछे का रीज़न जानेगा। मान लो बहुत ज़्यादा आंधी-तूफ़ान आ रहे हैं, तो प्रकृति के साथ कोई बहुत बड़ा किसी ने खेल खेला है, लाइक वो चीज़ों को इंटरकनेक्ट करने की कोशिश करेगा कि हमने इस बार बहुत ज़्यादा पानी डोला था, इस वज़ह से जो है हमारी बारिश नहीं हो रही है। तो इस तरीके से वो जो निर्जीव चीज़ें हैं, उनमें भी कहीं न कहीं सजीवता लाने की कोशिश करेगा। आप इस चीज़ को डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से समझ पाएँगे। जैसे कि यहाँ पर एनिमिज़्म की बात की गई है, द टॉय दैट कैन फील टायर्ड और सैड। मतलब ये जो टॉय है ये बहुत दुखी-दुखी से लग रहे हैं, बहुत उदास-उदास से लग रहे हैं। मतलब उदास तो है नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चा इनके अंदर सजीवता को देखने की कोशिश कर रहा है। अब आप देखेंगे आर्टिफिशियलिज्म। अब यहाँ पर इसने सन को क्या बना लिया है, सन को अपना फ्रेंड बना लिया है, ठीक है? चश्मा-वश्मा लगाकर मस्ती मज़े में घूम रहा है सन, ठीक है? तो ये एनिमिज़्म हो गया, ये जीववाद हो गया। लेकिन जो आर्टिफिशियलिज्म है ना, कृत्रिमवाद क्या होता है, यहाँ पर ये चीज़ें बताई जाती है कि जो मून है, बहुत ही ज़्यादा अपने मून हो गया, सन हो गया, हरिकेन, ड्रॉट, तूफान वगैरह हो गए, बवंडर वगैरह हो गए। ये क्या है, ये प्रकृति के कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो यदि कोई भी गलत कार्य करेंगे तो ये हमें बोल सकते हैं सज़ा देंगे, है ना? इस तरीके से जो है सुपर ह्यूमन एजेंट्स की बात यहाँ पर की गई है कि ये कुछ इस तरीके से अपना रिएक्शन देंगे, ठीक है? लाइक बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो आज हमारे जो चंदा मामा है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुके हैं, किसी ने कोई गलत कार्य किया है, तो इस तरीके से ये चीज़ों को इंटरकनेक्ट करके सीखते हैं, जो कि हमारा बोला जाता है कृत्रिमवाद, जो कि दूसरे स्टेज में यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में देखने को मिलता है। हालाँकि इन दोनों चीज़ों को ऑलमोस्ट सेम ही कंसीडर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक मज़े के पर्पज़ से कि ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है? उनके अंदर ज़िंदगी यहाँ पर देखी जाती है और इसमें यदि कोई ऐसा एक नेचुरल इवेंट हो गया, ठीक है? इट इज़ अ नोशन दैट नेचुरल इवेंट और ऑब्जेक्ट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ पीपल सुपर ह्यूमन एजेंट, मतलब कोई एक ऐसी चीज़ है जो इन सबको कंट्रोल करने की यहाँ पर कोशिश कर रही है, ठीक है? वो किसी चीज़ को यहाँ पर कंसीडर करते हुए लेकर चलेगा। आगे हम लोग बात करेंगे इरिवर्सिबल थॉट्स की, यानी कि इरिवर्सिबिलिटी की बात हम लोग करेंगे। अचल सोच हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ये क्या होता है, विचारों को उलटने-पलटने में समस्या। अच्छा, विचारों को उलटने-पलटने में समस्या का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये कौन-सी स्टेज में होता है, ये सेकंड स्टेज में होता है। सेकंड स्टेज में होना यानी कि अभी भी बच्चा कौन-सी अवस्था में ही चल रहा है, अभी भी बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही चल रहा है, पता नहीं कितनी समस्याओं का सामना कर रहा है। ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गई, रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स हो गए, एनिमिज्म हो गया, ठीक, इस तरीके से सारी चीज़ें अभी तक इसी में चल रही है। अब बच्चे के साथ पता है क्या हो रहा है, बच्चे को जब मैंने सिखाया कि 2 + 9 11 होता है, तो बच्चे ने सीख लिया, ओके मैम 2 + 9 मेरा 11 रहेगा, ठीक है। अब मैं उसको बोल दूँ कि अच्छा बताइए कि 11 में से 2 घटाएँगे तो कितना बचेगा? तो उसको ये रिवर्स करना नहीं आएगी चीज़ें कि मैं 9 को इधर ही रखूँ और मैं 11 को जो है ये 11 मेरा इधर है और मैं 2 को उधर लेकर जाऊँ। तो मतलब इस तरीके से विचारों को, ये तो बहुत बेसिक हो गया, विचारों को उलटने-पलटने में बच्चे को यहाँ पर समस्या होती है, जो कि हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के अंदर होता है। ठीक है, तो इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स या फिर बच्चों को विचारों को उलटने-पलटने में समस्या कब आती है? तो कब आती है? प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आती है। करेक्ट है? इसके अभी हम लोग वन बाय वन करके सारे एग्जाम्पल भी सीखेंगे। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण का नियम। तो बच्चा संरक्षण के नियमों को कब सीखता है? यानी कि बच्चों को आकार, भार, आयतन आदि का ज्ञान कब होता है? जब वो हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि जो तीसरी स्टेज है उसके अंदर प्रवेश कर चुका होता है। तीसरी स्टेज के अंदर आ चुका होता है, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर बच्चा यहाँ पर प्रवेश कर चुका होता है। तब वो बच्चा जो चीजों के अंदर यानी कि चीजों को उलटना पलटना, है ना, उसके अंदर जो है कंजर्वेशन के गुण यहाँ पर आ जाते हैं, रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स बच्चे के अंदर आ जाता है, उलटने पलटने का ज्ञान बच्चों को यहाँ पर हो जाता है।
दोनों चीजें समझ में आई। रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स क्या होते हैं और रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स क्या होते हैं, विचारों की उत्क्रमणीयता और विचारों की अनुत्क्रमणीयता क्या होती है। अब आप इसको एक एग्जांपल के थ्रू सीखेंगे, जो कि आपसे हमेशा पूछा जाता है, सबसे फेमस कंजर्वेशन टेस्ट है। अब बच्चे के सामने पता है क्या किया गया, दो इक्वल इक्वल ग्लासों में क्या किया गया, इक्वल अमाउंट ऑफ H2O डाला गया, मतलब बराबर मात्रा में यहाँ तक इनके पानी भरा गया है। मैंने यहाँ पर दिखाया प्री ऑपरेशनल वाले बच्चे को, यानी कि 2 से 7 साल के बच्चे को, यहाँ पर मैंने ये एक्सपेरिमेंट दिखाया कि देखो बेटा इसके अंदर क्या करा हुआ है, दोनों ही ग्लास के अंदर पानी भरा हुआ है बिल्कुल बराबर लेवल पर। अब अगली स्टेप क्या होगी, जस्ट मेरा अगला स्टेप होगा कि मैंने एक ग्लास ले लिया और एक टब ले लिया, ठीक है, ग्लास थोड़ा लंबा है कंपेरेटिवली प्रीवियस ग्लास के, और एक टब यहाँ पर ले लिया। अब मैंने उससे पूछा कि अच्छा बताओ विच हैज मोर, इसमें सबसे ज्यादा पानी है, तो बच्चा क्या बोलेगा उसके हिसाब से कि इसमें बहुत ज्यादा पानी है। क्यों? क्यों? अगर उससे पूछा गया कि क्यों, ऐसा क्यों जवाब दिया, क्योंकि वो बोलेगा कि ये लंबी है तो इसमें पानी का लेवल जो है काफी ऊपर तक भरा हुआ है, और ये छोटी है तो इसमें पानी का लेवल मतलब इस तरीके से, ये पूरा इस तरीके से फैला हुआ है, तो पानी का लेवल जो है वो हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेजर कर रहा है, ठीक है। तो वही बोलेगा कि इस ग्लास के अंदर जो है बहुत ज्यादा वाटर है, मतलब यहाँ पर वो चीजों को उलट पलट नहीं पा रहा है, मतलब वो कौन सी अवस्था में, वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से अभी गुजर रहा है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि प्री ऑपरेशनल चाइल्डहुड कंक्लूडेड दैट द टॉल स्किनी क्लास जो है had more water because the level of water was higher, ठीक है, पानी का लेवल ज्यादा है मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा पानी है। The understanding of a conservation principle सेंस दैट द प्रीशियस लिटिल चाइल्ड राइट इनटू द वर्ल्ड ऑफ दी, एक बोल सकते हैं ना कि उस वर्ल्ड के अंदर वो जी रहा है जहां पर उसको इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स का आइडिया नहीं है कि कौन सी चीजें कैसे एग्जिस्ट करती है, मतलब आयतन, भार, वजन और इन सब का बच्चे को आइडिया नहीं है। अगेन एक और टेस्ट बच्चों के ऊपर किया जाता है, तार्किक चिंतन बच्चों के ऊपर किया जाता है, हम लोग भी इसको कंप्लीट करेंगे। देखो इसके अंदर बताया गया लॉजिकल एबिलिटीज के बारे में, तार्किक चिंतन के बारे में। अब क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बच्चों से पूछा गया है, आर देयर मोर डॉग्स और एनिमल्स, बताइए यहाँ पर डॉग ज्यादा है या जानवर ज्यादा है, एनिमल्स ज्यादा है। तो यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक वाला बच्चा हो सकता है कि एक बार इनको काउंट कर ले, लाइक यहाँ पर डॉग जो है 4 है और एनिमल के लिए वो सोचने लग जाए कि एनिमल क्या है, ठीक है, या फिर वो जवाब दे दे कि ये 3 एनिमल है और ये 4 डॉग हमारे यहाँ पर स्थित है। लेकिन जब बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में प्रवेश करेगा ना, तो वो क्या सोचेगा, वो ये सोचेगा कि ये सारे के सारे एनिमल है, ये सारे के सारे जानवर है, क्योंकि किसने बोला है कि डॉग जानवर नहीं होता है, डॉग भी तो एनिमल होता है। तो ये एनिमल की सब कैटेगरी है, एनिमल की सब कैटेगरी में 4 डॉग यहाँ पर स्थित है और 3 काऊ, 3 गाय यहाँ पर स्थित है, ठीक है। हो सकता है कि हमने भी काउंट कर लिया हो कि यहाँ पर 4 डॉग है और 3 एनिमल है, लेकिन जब बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में होगा तो वो जवाब कुछ इस तरीके से देगा या फिर वो कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन बच्चा जब कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होगा, तो वो बिल्कुल राइट आंसर देगा कि ये दोनों के दोनों ही एनिमल का क्लासिफिकेशन है, करेक्ट है। चलिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंजर्वेशन की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन बताए गए हैं, इनिशियल प्रेजेंटेशन उनका बताया गया, मतलब वो टेस्ट की बात की जा रही है, अलग अलग प्रकार के टेस्ट। तो अभी हमने पानी वाला टेस्ट तो देख ही लिया था, इसे बोला जाता है आयतन का नियम। आयतन के नियम में 2 बर्तन में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर रखा जाएगा, है ना, 2 ग्लास के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर रखा गया है, ठीक है। फिर ये बताया गया है कि ट्रांसफॉर्मेशन किया गया और बच्चे से पूछा गया कि बताइए किस ग्लास के अंदर या किस टब के अंदर ज्यादा पानी यहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो अगर वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में है तो वो नहीं बता पाएगा, या फिर वो कुछ अपने हिसाब से जैसा उसने चीजों को समझा है वो आंसर कर देगा। लेकिन बच्चा यहाँ पर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, तो वो डेफिनेटली राइट आंसर यहाँ पर देगा, क्योंकि उसके अंदर वो गुण यहाँ पर आ चुके हैं। इफ यू कैन टॉक अबाउट नंबर्स, तो 2 इक्वल लाइंस ऑफ चेकर्स, यहाँ पर 2 इक्वल लाइन बनाई गई है कुछ चेकर्स की, ठीक है, बराबर। तो बच्चा यहाँ पर देख लेगा कि अच्छा इतनी संख्या है, लेकिन जब इनको थोड़ा आगे पीछे कर दिया जाता है तो बच्चे को इनको गिनने में समस्या होती है, या फिर उनको ऐसा लगता है कि अच्छा नंबर्स यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है, जैसे ये 12 दिए हुए हैं तो बच्चे को लगेगा कि ये मोर देन 12 है। जब वो कौन सी स्टेज में होगा, जब वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होगा। लेकिन बच्चा जब कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर होगा, तो बोलेगा नहीं, बीच में आपने क्या कर दिया, खाली स्पेसिंग छोड़ दी, मेरे को बेवकूफ बना रहे हो, टोटल 12 ही है ये, ठीक है। तो इस तरीके से उसके आंसर यहाँ पर हो सकते हैं। अब मैटर की बात करें, तत्वों की बात करें, तो यहाँ पर हमने मिट्टी के 2 अलग-अलग बॉल लिए, क्योंकि आपको पता है जब भी हम लोग क्ले से खेलते हैं, मिट्टी से खेलते हैं, तो क्ले को हम लोग किसी भी आकार, किसी भी शेप में ढाल सकते हैं, ठीक है, उसको किसी भी प्रकार से आकार में परिवर्तित किया जा सकता है। अब हमने 2 बच्चे लिए, एक हमने लिया 2 से 7 साल वाला बच्चा कैटेगरी का और हमने लिया 7 से 12 साल वाला बच्चा। मैंने दिखाया
कि देखो मैंने एक 2 क्ले के थे, एक क्ले को मैंने उसी शेप में रखा और एक क्ले का मैंने आकार यहाँ पर परिवर्तित कर दिया, ठीक है? तो अब उससे पूछेंगे कि इनका अच्छा बताइए इनका वेट वगैरह कुछ चेंज होगा क्या? तो यहाँ पर बच्चा बोल सकता है प्री ऑपरेशनल वाला कि हाँ, इसका वेट ज़्यादा होगा, इसका भार यहाँ पर ज़्यादा होगा और इसका भार यहाँ पर कम होगा, क्योंकि वो लंबा हो चुका है। इस तरीके से वो कुछ अपने हिसाब से आंसर यहाँ पर दे सकता है। लेकिन जब बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होगा ना, तो वो बहुत सटीक आंसर आपको देगा कि आपने सिर्फ आकार परिवर्तित किया है, चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल आपकी सेम है। इसी तरीके से आपको एक कुर्सी को उलटने-पलटने वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था कि बच्चे के सामने चेयर रखी हुई है, चेयर सीधी रखी है, ठीक है, तो उसका वेट कितना होना चाहिए उसको बता दिया गया इस चेयर का वेट इतना है। जब चेयर को उल्टा पलट करके उल्टा टेढ़ा करके रखा गया तो उससे पूछा गया अब बताओ इसका वेट कितना होगा। तो यदि वो प्री ऑपरेशनल में तो शायद सही से जवाब ना दे पाए, लेकिन यदि वो अपना कंक्रीट ऑपरेशनल में तो वो डेफिनेटली आपको राइट आंसर देगा। अब यदि लंबाई वाला टेस्ट बच्चों के ऊपर किया जाए, दो इक्वल साइड की दो इक्वल लेंथ की यहाँ पर स्टिक रखी हुई है, ठीक है, आपको शायद लास्ट वाली स्टिक नहीं दिख रही है, दो इक्वल स्टिक यहाँ पर रखी हुई है इसके अंदर, ठीक है। अब आपसे पूछा गया दोनों इक्वल लंबाई की, लेकिन यहाँ पर जो है जब एक्सपेरिमेंट किया गया, जब ट्रांसफॉर्मेशन किया गया, तो एक स्टिक को यहाँ पर रखा गया और एक स्टिक को यहाँ पर रखा गया। देखो यहाँ पर बना देती हूँ, मैं ऊपर की साइड बना रही हूँ। एक स्टिक को यहाँ पर रखा गया और एक स्टिक को यहाँ पर रखा गया, जबकि दोनों स्टिक बिल्कुल सेम लेंथ की है। जब हमने प्री ऑपरेशनल वाले बच्चे से पूछा कि अच्छा बताओ बच्चा, आपको ये बताना है कि ये दोनों इक्वल लेंथ के है कि नहीं है, तो बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज हो सकता है कि नहीं नीचे वाला बड़ी लेंथ का होगा या फिर हो सकता है ऊपर वाला छोटी लेंथ का हो, तो प्री ऑपरेशनल वाला कंफ्यूज होगा। लेकिन हमारा जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वाला है वो कंफ्यूज नहीं होगा, वो बिल्कुल आपको सटीक और बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देने की कोशिश करेगा। करेक्ट बात है। अब यदि हम लोग बात करें सोशियोमेट्रिक की, सोशियोमेट्रिक यानी समाज केंद्रित विधि की यदि हम लोग बात करें, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर समाज की समझ और उसके प्रति सुझाव बच्चों के अंदर आ जाते हैं, यानी कि इन्वॉल्वमेंट टुवर्ड सोसाइटी, वो चीजों को समझने की कोशिश यहाँ पर करने लग जाता है। अच्छा, ये वाली जो स्टेज है बच्चों के अंदर कब आती है, कब बच्चे सोशियोमेट्रिक समाज को समझने की कोशिश करते हैं, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से बच्चे जो समाज से कनेक्ट हो जाते हैं, स्कूल में प्रवेश कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो सोशली कनेक्टेड हो ही जाएँगे। दूसरी, तीसरी स्टेज में बच्चों का आप सोशियोमेट्रिक होना देख सकते हैं। समाज और समाज के द्वारा जितने भी सुझाव, जितने भी नियम कानून दिए गए, वो उनको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब वो एडोलसेंस या फिर हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर प्रदर्शन करेंगे या उस स्टेज के अंदर प्रवेश करेंगे, तब बच्चे के अंदर कहीं न कहीं खुद की समझ क्षमता विकसित होगी कि अच्छा ये चीज़ें सही है, मान्य है, वैलिड है, राइट? जैसे कोहेलबर्ग बनाते हैं ना कि मोरलता का डेवलपमेंट, उनके अंदर मोरल वैल्यूज आ जाती है, कोई भी चीज गलत होगी तो वो अपना पॉइंट वहां पर रखेंगे, वो वाली बात सोशियोमेट्रिक को यहाँ पर शो कर रही है। करेक्ट है। चलिए, अब बात करते हैं रिवर्सिबल थॉट की, मतलब पलटने में संभव होना, यानी चीजों को पलट पाना, संभव होना। तीसरी स्टेज में होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, जैसे कि हमने देखा कि बच्चों के साथ यदि टेस्ट किया गया तो बच्चा यदि बता पाया कि यदि ग्लास लंबी है या छोटी है, दोनों में बराबर मात्रा में पानी है, तो उनके तली पर पानी होने का या ऊपर चढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो यदि बच्चा आंसर कर पा रहा है, मतलब उसके अंदर रिवर्सिबल थॉट्स आ चुके हैं, यानी कि वो किसमें प्रवेश कर चुका है, बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी अवस्था के अंदर यहाँ पर प्रवेश कर चुका है। अब यदि आपसे नॉर्मली पूछा जाए कि मूर्त सोच का मतलब क्या होता है, तो मूर्त सोच का मतलब होता है चीजों को देखकर सीखना, जो कि बच्चा तीसरी स्टेज में सीख जाता है। तार्किक रूप में कोई वैलिडेशन चीजों का उसके अंदर आ जाता है। अगली स्टेज होती है अमूर्त चिंतन की अवस्था, यानी कि कल्पनात्मक चिंतन, जो कि कौन सी अवस्था होती है, फोर्थ स्टेज होती है। यहाँ पर बच्चा हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग को अप्लाई करने की कोशिश करता है। लाइक मैंने उसके सामने रखा कि बच्चा देखो ऐसा होता है कि ए बराबर बी होता है और बी बराबर सी होता है, तो आपको बताना है क्या सी बराबर ए हो सकता है क्या? तो बच्चा डेफिनेटली इस कंक्लूजन पर पहुंच सकता है, यस मैम सी बराबर ए होगा, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि ए बराबर बी है और बी इक्वल है सी के, तो डेफिनेटली सी बराबर ए होना ही चाहिए ना। तो इतनी गहन चिंतन या इतनी क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों के अंदर कब आती है, जब वो एडोलसेंस स्टेज में प्रवेश कर जाता है, जब वो अपनी बोल सकते हैं कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होती है, अमूर्त चिंतन की जो अवस्था होती है, उसके अंदर प्रवेश कर चुका होता है। आप चाहे तो उसको डायग्राम के थ्रू भी सीख सकते हैं। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? एबिलिटी टू प्लान सिस्टमैटिक टेस्ट टू एक्सप्लोर मल्टीपल वेरिएबल्स। इस तरीके से बताया हुआ है। इट मीन साइंटिफिक रीजनिंग, मतलब कि यहाँ पर क्या चीज बताई हुई है, बहुत फनी वे में बताया हुआ है, बट ये काफी अच्छा रहेगा इस तरीके से चीजों को सीखना कि आप क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज को सिस्टमैटिकली सीख रहे हैं। वे कूल साइंस स्टफ, ये बच्चा क्या कर रहा है, लैब में जाकर अलग अलग तरीके से, जैसे कि यहाँ पर बताया गया, इनके द्वारा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहा है।
ठीक है, तो इस प्रकार के चिंतन बच्चों को कब आते हैं? हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग तब होती है, अमूर्त चिंतन की अवस्था, जब वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर होता है। आप चाहे तो इसका थ्योरी भी देख सकते हैं, थ्योरी से आपको चीजें और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। आदर्श मानकों के आधार पर इन चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। उदाहरण के लिए एक आदर्श माता पिता कैसे होंगे वो इसके बारे में सोच सकते हैं, मतलब कल्पना कर सकते हैं एवं अपने माता पिता की तुलना इन आदर्श मानकों के साथ कर सकते हैं। उन बच्चों ने कंपेयर कर लिया है कि एक एग्जांपल लिया जाएगा कि नीता अंबानी और मुकेश अंबानी को कंपेयर कर लिया, कि अपने माँ बाप से कंपेयर कर लिया कि उनके माँ बाप उन दोनों के, लड़का लड़की का एग्जैक्ट मुझे नेम याद नहीं आ रहा है उनके, तो उनके माँ बाप ऐसे हैं, नीता अंबानी मुकेश अंबानी ऐसे हैं, तो हमारे माँ बाप को भी वैसे ही होना चाहिए। हम लोग फोन की डिमांड कर रहे हैं तो हमें भी फोन ला कर देना चाहिए, हमें भी सारी चीजें ला कर देना चाहिए, हमारे घर के बाहर भी कार खड़ी होना चाहिए। तो वो एक कंपेरेटिव थिंकिंग उनके अंदर, कल्पनात्मक चिंतन उनके अंदर आने लग जाता है। कभी-कभी यह किशोरों को विस्मय में डाल सकता है कि नए आदर्श मानकों में से वे किन मानकों को अपनाएं। उन्होंने पहले इन चीजों को कंसीडर कर रखा था, फिर उनके अंदर कोई और नई चीज आ गई, कोई और मम्मी पापा आ गए, शाहरुख खान और उसकी वाइफ आ गई कि उनके बच्चे ऐसे रहते हैं, तो वो नए आदर्शों को पुराने आइडियल जो है उनके साथ कंफ्यूज कर सकते हैं। विकास की प्रारंभिक अवस्था से गुजर रहे बच्चों के द्वारा प्रयुक्त प्रयत्न त्रुटि उपागम के विपरीत यहाँ पर बच्चे जो है, पहले बच्चा जो हमने देखा था कि बच्चा कैसे सीख रहा है, प्रयास और त्रुटि के माध्यम से सीख रहा है, लेकिन बच्चा अब कैसे सीख रहा है, समस्या समाधान के माध्यम से चीजों को व्यवस्थित कर रहा है। वे कार्य करने के संभावित तरीके, कुछ चीजें वैसी ही क्यों हो रही है के बारे में सोचते हैं, मतलब चीजें ऐसी ही क्यों हो रही है, सीरियल वाइज चीजें क्यों हो रही है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप चलते हुए उसका समस्या का समाधान ढूंढेंगे। ठीक है, पियाजे ने इस प्रकार के तर्कपूर्ण चिंतन को परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क यानी कि हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग का नाम दिया है। करेक्ट बात है। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्ट परमानेंस की स्टेज कब होती है, तो वो हमारी संवेदीनात्मक अवस्था में होती है। ठीक है, उसके बाद वो प्री ऑपरेशनल में भी होती है। फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि जो वस्तु स्थायी पे ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो पहली स्टेज में होगा। फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि जो ईगोसेंट्रिज्म जो है, ईगोसेंट्रिज्म की जो स्टेज है, हम केंद्रितवाद है, वो कौन सी स्टेज में होता है, तो वो हमारा पहली स्टेज में भी होता है, वो हमारा दूसरी स्टेज में भी होता है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन बच्चा कब लगाना स्टार्ट कर देता है, या फिर जो विचारों को उलटने पलटने की क्षमता बच्चों के अंदर कब आ जाती है, तो वो स्टेज 3 में आ जाती है। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है। कौन सी स्टेज में बच्चा हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग को अप्लाई करता है, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक चिंतन को अप्लाई करता है, तो कौन सी स्टेज में करता है, फोर्थ स्टेज में करता है, क्योंकि अमूर्त चिंतन की अवस्था है ना, कल्पनात्मक चिंतन बच्चे को यहाँ पर करना है। राइट, तो आपका आंसर उस हिसाब से होना चाहिए। सारी ही चीजें हम लोग यहाँ पर वन बाय वन करके डिस्कस कर चुके हैं। आगे यदि हम लोग और बात करें वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डेक्लेज की बात करें, यानी कि इसे बोला जाता है क्षैतिज डेकल आयु और वर्टिकल डेक्लेज जो होता है, इसकी बात यदि हम लोग यहाँ पर करें तो ये चीजें क्या होती है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, ये आपका होता है हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज, और वर्टिकल मतलब होता है ऊर्ध्वाधर। तो क्षैतिज डेकल आयु और ऊर्ध्वाधर डेक्लेज के बारे में पूछा जाता है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आपसे क्षैतिज डेक्लेज का पूछा हुआ है, हॉरिजॉन्टल डेक्लेज का पूछा हुआ है, डेकल आयु का पूछा हुआ है। तो यहाँ पर बच्चा जो है रिवर्सिबल थॉट्स को अप्लाई नहीं कर पाता है। अगर इस थ्योरी के हिसाब से बात करें तो टाइम लैग इन अचीविंग डिफरेंट टास्क दैट रिक्वायर द सेम कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, यहाँ पर चीजों को समझने में, विचारों को उलटने पलटने में उसको समय लगता है। यदि मैंने उससे एक क्वेश्चन पूछा कि अच्छा बच्चा बताइए कि आपका घर यहाँ पर है, राइट, आप यहाँ पर रहते हैं, आप यहाँ से जाएंगे सीधे स्कूल से, मतलब घर से अपने सीधे मंदिर जाएंगे। ठीक है, आप मंदिर गए, घर से मंदिर की दूरी आपके 10 मीटर की है, बहुत पास है, 10 मीटर की दूरी पर आपका मंदिर आ जाता है। मंदिर से आपका स्कूल पड़ता है 100 मीटर के समथिंग, सब कुछ पास पास ही है, 100 मीटर के समथिंग आपका जो है स्कूल पड़ता है। ठीक है, तो अब आप क्या मुझे ये बता सकते हैं कि आपके घर से आपके स्कूल की दूरी क्या होगी? तो यदि बच्चा हॉरिजॉन्टल डेक्लेज में, तो वो नहीं बता पाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने क्या कर दिया, चीजों को डिवाइड कर दिया, चीजों को अलग अलग करके बताया। लेकिन यदि बच्चा इस आंसर को कर पाता है वर्टिकल डेक्लेज में, क्या कर पाता है, चीजों को समझ पाता है, कैरिंग आउट द सेम टास्क यूजिंग इंक्रीजिंग कॉन्सेप्चुअल अप्रोच। अभी बच्चा यहाँ पर सोच रहा था, लेकिन बच्चा यहाँ पर जब वर्टिकल डेक्लेज ऊर्ध्वाधर डेकल आयु का प्रयोग करेगा, तो वो चीजों को यहाँ पर समझ पाएगा कि हाँ अच्छा, घर से मंदिर तक की दूरी इतनी है, मंदिर से स्कूल की इतनी है, तो टोटल दूरी यहाँ पर कितनी हो सकती है, 110 हो सकती है, यदि मैं स्टेप बाय स्टेप पहले मंदिर जाके भगवान के दर्शन करके वहां पर टीका वगैरह करके अपने स्कूल में प्रवेश करता हूँ।
समझ में आया? हॉरिजॉन्टल डिक्रीज का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ नंबर, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। इन सारी चीजों को समझने में बच्चा थोड़ी बहुत समस्या का सामना यहाँ पर कर सकता है, लेकिन जो वर्टिकल डिक्रीज होगा वहां पर ये सीरिएशन यूजिंग सेंसरी मोटर एक्सप्लोरेशन, मतलब उसने अपना दिमाग लगाया, वो क्रम से चला कि पहले मैं मंदिर गया, फिर मैं स्कूल गया, स्कूल से मैं आइसक्रीम पार्लर गया आइसक्रीम खाने के लिए, वहां से मेरे मंदिर जाने में कितना टाइम मुझे लगेगा, जब शाम को मैं घर जाऊंगा तो पहले मैं मंदिर होते हुए जाऊंगा, या फिर अपने जहाँ पर हम पूजा वगैरह करते हैं, ठीक है, जहाँ पर प्रार्थना वगैरह करते हैं कहीं पर भी वहां पर जाऊंगा, तो उस टाइप से। ठीक है, तो वर्टिकल डेक्लेज उसके लिए बहुत आसान होगा, हॉरिजॉन्टल डेक्लेज में वो चीजों में कंफ्यूज होता रहता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं इंडक्टिव रीजनिंग की, आगमनात्मक तर्क की। अब आगमनात्मक तर्क में जो है पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट जो है किसके द्वारा दिया गया, जैसे कि हमने देखा था थ्री माउंटेन थ्योरी जो है किसके द्वारा दी गई है, उसी तरीके से आपसे पेंडुलम प्रॉब्लम पूछा जाता है कि पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट जो है किसके द्वारा कराया गया था, वन एंड ओनली जीन पियाजे के द्वारा पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट यहाँ पर करवाया गया था। ठीक है, तो पेंडुलम के एक्सपेरिमेंट में क्या होता है? अच्छा आप बताइए कि बच्चों के अंदर इंडक्टिव थॉट कब आएंगे, आगमनात्मक तर्क कब विकसित होगा, जब वो कौन से स्टेज में होगा, जब वो हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में यानी कि अमूर्त चिंतन की अवस्था के अंदर होगा। फॉर्मल ऑपरेशनल चिल्ड्रन विल सिस्टमैटिकली टेस्ट ऑल पॉसिबिलिटीज बिफोर अराइविंग एट अ कंक्लूजन। यहाँ पर क्या चीज बताई गई है? अब यहाँ पर जिन पियाजे क्या किए थे, एक पेंडुलम को सेट किए थे और पेंडुलम के साथ उन्होंने 4 स्टिक का प्रयोग किया था। ये स्टिक आपकी यहाँ पर लगेगी, ये पहली स्टिक लगेगी, मान लो ये दूसरी स्टिक लगेगी, यहाँ पर ये तीसरी स्टिक लगेगी और ये फोर्थ वाली स्टिक या लकड़ी जैसे भी आप बोलना चाहें वो यहाँ पर लगेगी। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अलग अलग साइज की, ये सबसे छोटी साइज की, फिर उससे बड़ी साइज की, ये पहले नंबर की, ये दूसरे नंबर की, ये तीसरे नंबर की और ये हमारी फोर्थ नंबर की। अब यहाँ पर उनको देखना है कि बच्चा कैसे बैलेंस कर सकता है, कितने फास्ट तरीके से यहाँ पर पेंडुलम हमारा मूव करेगा। अब बच्चे के अंदर यदि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, तो डेफिनेटली वो इस कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर चुका होगा और अलग अलग ट्रायल लेकर देखेगा। ठीक है, अब हमने देखा था कि प्रयास और त्रुटि जो सेंसरी मोटर में होती है, एरर ट्रायल होती है, लेकिन एरर ट्रायल से आगे बढ़ते हुए जब बच्चा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर प्रवेश करता है ना, तो बच्चे के अंदर वो थॉट्स आ जाते हैं, मतलब वो समस्या का समाधान ढूंढता है। यहाँ पर मान लो उसने सबसे बड़ी लगा दी, सबसे बड़ी लगा दी तो बाकी सबको मूव करने में दिक्कत होगी, तो वो इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ से हटाएगा, फिर यहाँ पर सबसे छोटी वाली अप्लाई करेगा, छोटी वाली बॉल को अप्लाई करेगा, फिर उससे बड़ी वाली को यहाँ पर अप्लाई करेगा, फिर उससे बड़ी वाली को यहाँ पर अप्लाई करेगा, देन सबसे बड़ी वाली को यहाँ पर वो अप्लाई कर देगा। तो इस तरीके से बार बार एक्सपेरिमेंट करके अपनी समस्या का समाधान ढूंढने का जो तर्क है वो कौन से अवस्था के अंदर आता है, वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर यहाँ पर कंसीडर बच्चे के द्वारा किया जाता है। करेक्ट है, तो फाइनली आज हमने आखिर इतने महीनों के बाद जिन पियाजे की थ्योरी को कंप्लीट कर लिया। कब से ये सेशन ऐसा था कि रुका हुआ था, इसमें बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें थी जो सब एक साथ नहीं मिलती है, तो हर एक चीज को विद इमेज के साथ कवर करना, इसलिए थोड़ा टाइम हो गया। जल्दी से आप बताएंगे सेशन आपको कैसा लगा, और यदि आपने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्रॉपर तरीके से चीजों को नोट डाउन किया है, तो आप जरूर से एक बार 8770803840 इस पर अपने नोट्स जरूर से शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट को नोट्स के बारे में जानकारी मिले, क्योंकि मोस्टली चीजें यहाँ पर हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। यदि आपने जिस किसी भी लैंग्वेज में, अपनी खुद की लैंग्वेज में नोट डाउन किया है चीजों को, तो आप एक बार जरूर से शेयर करें। और किसी भी प्रकार के कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमसे सेम नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, नंबर है अपना 8770803840, दिस वन। इस पर आप मैसेज करके किसी भी प्रकार से जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं, चाहे वो एनिमिज्म हुआ, ऑब्जेक्ट परमानेंस हुआ, ठीक है, सारी चीजें हम लोग यहाँ पर वन बाय वन करके डिस्कस कर चुके हैं। और किसी भी प्रकार का आपको कोई भी डाउट आता है, तो आप बिल्कुल बिना किसी हिचकिचाहट के कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर आपके पास अवेलेबल है, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी आप सारी डिटेल या कोई भी डाउट आपको जिन पीआरटी की थ्योरी से रिलेटेड लग रहा है उसको आप पूछ सकते हैं, ताकि जब हमारा नेक्स्ट सेशन होगा जिसमें हम लोग क्विज को कंप्लीट करेंगे, तो बहुत आसान तरीके से हम लोग सारे ही डाउट को क्लियर कर लेंगे। ओके, तो सेशन को हम लोग यही ओवर करेंगे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। 6 PM आपका ईवीएस का सेशन रहेगा, जरूर से आप उस सेशन को ज्वाइन करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना इतना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू एवरीवन।